स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। आप देख सकते हैं मैंने वही यहाँ पे लिखा है, हाउ द नोड्यूल फॉर्मेशन अकर्स। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने देखा था कि नोड्यूल को का फॉर्मेशन होने के लिए हम लोग बोलेंगे कुछ सीक्वेंशियल स्टेप्स था। ठीक है, और वो सीक्वेंशियल स्टेप्स क्या क्या था वो मैंने बताया था। अभी तक हम लोगों ने कितना सीक्वेंशियल इवेंट्स देख लिया? अभी तक हम लोगों ने टोटल 3 सीक्वेंशियल स्टेप देख लिया है। किसके रिगार्डिंग? हम लोग बोलेंगे नोड्यूल फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, जिसमें से सबसे पहला सीक्वेंशियल इवेंट क्या था? कीमो अट्रैक्शन, या इसको हम लोग क्या बोले थे? कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्स, जो कि सॉइल में होता है। ठीक है, वो मैंने बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में। उसके बाद दूसरा सीक्वेंशियल इवेंट क्या था? देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने लिखा है एक्टिवेशन ऑफ राइजोबियल नोड डी प्रोटीन इन सॉइल। कैसे करके एक्टिवेशन हुआ था ये भी मैंने बता दिया है प्रीवियस लेक्चर में। उसके बाद तीसरा सीक्वेंशियल इवेंट नोड्यूल फॉर्मेशन का क्या था? हम लोग बोलेंगे सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ नोड फैक्टर और नोडुलेशन फैक्टर और लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स बाय राइजोबियम इन सॉइल। ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया। ठीक है, तो ये 3 सीक्वेंशियल इवेंट्स अभी तक मैंने बताया है नोड्यूल फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। लेकिन अभी तक नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो नोड्यूल के फॉर्मेशन में कितना सीक्वेंशियल स्टेप्स था? हम लोग बोलेंगे टोटल 9 सीक्वेंशियल स्टेप्स था। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 1 2 3 टोटल हम लोगों ने 3 ही सीक्वेंशियल स्टेप्स अभी तक हम लोगों ने देखा है। ठीक है, अगला सीक्वेंशियल स्टेप क्या है ये मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप ये जो मैं सीरीज ऑफ लेक्चर जो बना रहा हूँ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से, इसको आप 1 बाय 1 देखना। आपको सारा कुछ एक दूसरे से कोरिलेट हो जाएगा और सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर में मैंने यहाँ पर खत्म किया था, थर्ड सीक्वेंशियल इवेंट तक खत्म किया था। अब हम लोग देखेंगे अगला फोर्थ सीक्वेंशियल इवेंट रिगार्डिंग नोड्यूल फॉर्मेशन। ठीक है, और वो फोर्थ सीक्वेंशियल इवेंट क्या था मैंने बताया था। ध्यान से देखो, ये जो सेल है ना, ये सेल को हम लोग क्या बोले थे? रूट हेयर सेल, या इसको हम लोग क्या बोले थे? एपिडर्मल सेल। ठीक है, और ये सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट था? हम लोग बोलेंगे कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट था। उस रिसेप्टर का नाम क्या था? नोड फैक्टर रिसेप्टर, या इसको हम लोग लिग्यूम रिसेप्टर भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लिग्यूम प्लांट के रूट हेयर सेल्स में प्रेजेंट होता है, इसीलिए। ठीक है, अब ये रिसेप्टर किससे बाइंड करेगा? देखो ध्यान से, ये रिसेप्टर बाइंड करेगा किससे? नोड फैक्टर से, या हम लोग बोलेंगे नोडुलेशन फैक्टर से, जिसका केमिकल नेम क्या है? लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, तो ये होता है हम लोग बोलेंगे अगला सीक्वेंशियल इवेंट रिगार्डिंग नोड्यूल फॉर्मेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप नंबर 4। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 3 तक मैंने बताया। अब मैं यहाँ पर क्या बताऊंगा? स्टेप नंबर 4 बताऊंगा, और एक ही बार मैं स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5 6 7 8 9 ये जो सीक्वेंशियल स्टेप्स हैं उसको एक ही साथ में यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत मैं थोड़ा डीप में बताऊंगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी CSIR नेट में जो क्वेश्चंस आए हैं आप उसको सॉल्व करना, देखना आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। तो मैं ये प्रीवियस लेक्चर का ये है, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये डायग्राम मैंने बनाया था, समझाया था प्रीवियस लेक्चर में। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, उसको मिटा रहा हूँ, और मैं यहाँ पर सीक्वेंशियल स्टेप नंबर 4 जो था नोड्यूल फॉर्मेशन का, उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मैंने अगला स्टेप लिखा है स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, और स्टेप नंबर 5 के अंदर ही आ जाएगा सॉरी स्टेप नंबर, देखो यहीं पर 5 के अंदर ये जब नोड फैक्टर सिग्नलिंग पाथवे चलेगा उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा, जो जिसको हम लोग स्टेप नंबर 6 बोलेंगे। कर्लिंग ऑफ रूट हेयर एंड कंपार्टमेंटलाइजेशन स्टेप नंबर 7 बोलेंगे। इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्मेशन एंड इट्स इलोंगेशन ये स्टेप नंबर 8 होगा। सिम्बायोसोम फॉर्मेशन स्टेप नंबर 9 होगा, और यही सिम्बायोसोम के अंदर क्या होगा? हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा। ठीक है, तो ये सब सारा का सारा हम लोग बोलेंगे सीक्वेंशियल इवेंट्स था। तो सीक्वेंशियल इवेंट्स जो नोड्यूल फॉर्मेशन का था, ठीक है, उसमें से सीक्वेंशियल इवेंट 3 तक मैंने बता दिया है। और याद रखना, जब भी कभी लिग्यूमिनस प्लांट और हम लोग बोलेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, तो पहले क्या बनेगा? रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद ही क्या होगा? हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। इस चीज को दिमाग में रखना। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 तक हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अब स्टेप नंबर 4 में क्या है? देखो ध्यान से, स्टेप नंबर याद रखना, सारा का सारा चीज कहाँ हो रहा है? हम लोग बोलेंगे सॉइल में हो रहा है। ठीक है, स्टेप नंबर 4 में क्या है कि जो नोड फैक्टर जो था या नोडुलेशन फैक्टर था या लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स था, जिसको हम लोग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बोल रहे थे, ठीक है, वो बाइंड करता है अपने रिसेप्टर से, जिसको बोलते हैं नोड फैक्टर रिसेप्टर, या इसको हम लोग बोलते हैं लिग्यूम रिसेप्टर। ठीक है, तो ये जो नोड फैक्टर था ना, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। आप देखना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। नोड फैक्टर जो था ना, या नोडुलेशन फैक्टर जो था ना, ठीक है, उसको कौन सीक्रेट किया था? उसको सीक्रेट किया था हम लोग बोलेंगे कौन? हम लोग बोलेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया। तो देखो इसको मैं ऐसे करके समझा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे ये सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट है? हम लोग बोलेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है, ये कौन सा बैक्टीरिया? हम लोग बोलेंगे ये राइजोबियम
बैक्टीरिया है, याद रखना ये कौन सा बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा, ध्यान से देखो, ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा कि ये क्या चीज को सीक्रेट करेगा, हम लोग बोलेंगे ये एक फैक्टर को सीक्रेट करेगा। उस फैक्टर का नाम क्या, उस फैक्टर का नाम है हम लोग बोलेंगे नोड फैक्टर, याद रखना सॉइल में। ठीक है, नोड फैक्टर, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे नोड्यूलेशन फैक्टर, याद रखना इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोड्यूलेशन फैक्टर भी बोलेंगे। ठीक है, या केमिकली इस नोड फैक्टर का नाम क्या हम लोग बोलेंगे, लिपोकाइटिन, क्या बोलेंगे, लिपोकाइटिन ऑलिगोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स है ये केमिकली इस क्या बोलते हैं नोड फैक्टर का नाम है। ठीक है, लिपोकाइटिन ऑलिगोसैकेराइड्स क्यों इसको बोलते हैं मैं अलग से बताऊंगा। ठीक है, अब देखो ये सब सारा का सारा सॉइल में है ना, ठीक है, सब कुछ सॉइल में हो रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ये चीज ध्यान देना है कि रूट का मैंने टीएस बताया था कल, तो रूट का सबसे बाहर का जो सेल था ना, याद करो ये कौन सा सेल है, ये सबसे बाहर का सेल था। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोले थे, जिसको हम लोग बोले थे कौन सा सेल, हम लोग बोलेंगे रूट हेयर सेल। ये कौन सा सेल था, हम लोग बोलेंगे ये कौन सा सेल है, हम लोग बोलेंगे ये है रूट हेयर सेल। इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रूट हेयर सेल लिख रहा हूँ। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, हम लोग बोलेंगे एपिडर्मल सेल्स, क्या बोलेंगे, एपिडर्मल सेल्स भी बोलेंगे। ठीक है, इसके पास रूट हेयर है और इसका क्या है, खुद का अपना क्या हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो ध्यान से, यहाँ पर भी क्या था, मैंने कल बताया था कि यहाँ पर भी क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे एपिडर्मल सेल्स मिलेगा, या हम लोग बोलेंगे रूट हेयर सेल्स मिलेगा। ठीक है, अब इस रूट हेयर सेल्स से और अगर हम लोग अंदर जाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे लूजली पैक्ड क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे सेल्स मिलेगा, रूट का सेल्स, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इसको हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल सेल्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल सेल्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्टिकल सेल्स बोलेंगे, याद रखना है। ठीक है, या हम लोग रूट कॉर्टेक्स बोलेंगे। और यही कॉर्टिकल सेल्स में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये माइटोसिस होता है, जिसकी वजह से ये कॉर्टिकल सेल्स का नंबर बढ़ता है, तब हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ है, रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, कॉर्टिकल सेल्स और अगर हम लोग अंदर जाएंगे तो यहाँ पर भी हम लोग बोलेंगे एक सेल का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लेयर होगा ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, और ये जो सेल का जो लेयर है, इस सेल के लेयर को हम लोग क्या बोले थे, इस सेल के लेयर को हम लोग बोलते हैं इंडोडर्मिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंडोडर्मिस। ठीक है, अब इसके बाद और अगर हम लोग अंदर जाएंगे, ठीक है, तब हम लोगों को क्या मिलेगा, तब हम लोग को मिलेगा और एक सेल का लेयर मिलेगा ऐसे करके। ठीक है, और एक सेल का क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे ऐसे करके लेयर मिलेगा। उस सेल के लेयर को हम लोग क्या बोले थे, इस सेल के लेयर को हम लोग बोले थे पेरिसाइकिल। याद कीजिए, मैंने कल बताया था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिसाइकिल। ठीक है, ये रूट का मैं टीएस बता रहा हूं, याद रखना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर पेरिसाइकिल से और अगर अंदर जाएंगे तब हम लोगों को क्या मिलेगा, कंडक्टिंग टिश्यू मिलेगा। ठीक है, तो एक कंडक्टिंग टिश्यू क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक कंडक्टिंग टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग जाइलम। ठीक है, दूसरा जो कंडक्टिंग टिश्यू होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा जो कंडक्टिंग टिश्यू होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोएम। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोएम, याद रखना है। लेकिन मैंने क्या बताया था कि जब भी कभी रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा, मतलब कॉर्टिकल सेल्स का नंबर बढ़ेगा, तो किसके सामने बढ़ेगा, हम लोग बोलेंगे जाइलम के सामने। क्यों जाइलम के सामने, क्योंकि हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल सेल के अंदर ही कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया। जो अभी सॉइल में वो कहां चला जाएगा, वो हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल सेल के अंदर चला जाएगा। कॉर्टिकल सेल रूट कॉर्टेक्स के अंदर चला जाएगा या रूट कॉर्टिकल सेल के अंदर चला जाएगा, और अंदर जाने के बाद ये क्या करेगा, ये बैक्टीरिया क्या करेगा, नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, और जो फिक्स नाइट्रोजन होगा उसको ये डिलीवर करेगा किसमें, हम लोग बोलेंगे जाइलम में। क्योंकि फिक्स नाइट्रोजन को कौन लेता है, हम लोग बोलेंगे जाइलम ही कैरी कर पाता है। इसीलिए जब भी कभी रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा तो वो कहां पर होगा, हम लोग बोलेंगे जस्ट इन फ्रंट ऑफ जाइलम, जो कॉर्टिकल सेल्स है उसमें डिवीजन होगा। ठीक है, याद रखना। फ्लोएम के सामने वाला जो कॉर्टिकल सेल्स है, यहाँ पर रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस कॉर्टिकल सेल्स में हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम लोग बोलेंगे यहाँ पर जो नाइट्रोजन का अगर यहाँ पर नाइट्रोजन को फिक्स भी कर दिया जाए ना, तब हम लोग बोलेंगे फ्लोएम फिक्स नाइट्रोजन को कैरी नहीं करता है। फिक्स नाइट्रोजन को कौन कैरी करता है, जाइलम। इसीलिए हम लोग बोलेंगे जो रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है वो किसके फ्रंट होता है, हम लोग बोलेंगे जस्ट इन फ्रंट ऑफ, हम लोग बोलेंगे जाइलम, नॉट इन फ्रंट ऑफ फ्लोएम, याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये सब सॉइल में ही है सब कुछ। ठीक है, अब देखना यहाँ पर समझना है ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे एपिडर्मल सेल्स है या रूट हेयर सेल्स है। तो ये जो रूट हेयर सेल्स है ना, ये चूंकि प्लांट सेल है, इसीलिए देखो ध्यान से, इसके पास क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बाहर की तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऐसे करके सेल वॉल होगा। ठीक है, तो ये मैं क्या दिखा रहा हूँ, ये मैं दिखा रहा हूँ सेल वॉल। ठीक है, ये क्या दिखा रहा हूँ मैं, सेल वॉल। ठीक है, तो ये वाला क्या है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, सेल वॉल है। अब इसके अंदर वाला जो सेल का लेयर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर समझना है, देखो ध्यान से, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया जो रूट हेयर सेल्स के पास प्रेजेंट है, जो कीमो अट्रैक्शन के थ्रू कहां आ गया, हम लोग बोलेंगे रूट हेयर सेल्स के सामने आ गया। कौन, ये राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है,
तब देखना अगला जो सीक्वेंशियल इवेंट हुआ था कीमो अट्रैक्शन के बाद, वो क्या हुआ था कि ये जो रूट हेयर सेल्स जो क्या निकाल रहा था, हम लोग बोलेंगे ये जो कीमो अट्रैक्टेंट निकाल रहा था या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स निकाल रहा था, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज, या हम लोग बोलेंगे ये फ्लेवोनॉइड कंपाउंड्स निकाल रहा था। वो फ्लेवोनॉइड कंपाउंड्स क्या किया था, हम लोग बोलेंगे एक फैक्टर को एक्टिवेट किया था, उस फैक्टर का नाम था नोड डी, नोड डी प्रोटीन। ठीक है, अब वो नोड डी प्रोटीन देखो मैं बता देता हूं एक बार, देखना ध्यान से। ये जो एपिडर्मल सेल्स है ना, ये एपिडर्मल सेल्स हम लोग बोलेंगे ये क्या निकाला था, ये निकाला था हम लोग बोलेंगे क्या चीज, कीमो अट्रैक्टेंट, या हम लोग बोलेंगे फ्लेवोनॉइड कंपाउंड्स। ठीक है, इसको हम लोग प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये ध्यान से देखना, इस कीमो अट्रैक्टेंट के थ्रू क्या हुआ, सॉइल में जो बैक्टीरिया था, कौन बैक्टीरिया, फ्री लिविंग राइजोबियम बैक्टीरिया, वो किस तरह अट्रैक्ट हुआ टुवर्ड्स हम लोग बोलेंगे एपिडर्मल सेल्स या रूट हेयर सेल्स। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये बैक्टीरिया क्या करेगा, अपने अंदर से प्रोटीन को सीक्रेट करेगा, उस प्रोटीन का नाम क्या हम लोग बोलेंगे नोड डी प्रोटीन। ठीक है, याद रखना है, कीमो अट्रैक्शन के बाद नोड डी प्रोटीन को जब ये सीक्रेट करते हैं बैक्टीरिया, तो किस स्टेट में ये प्रोटीन रहता है, हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव स्टेट में रहता है। ठीक है, तो अब ये जो नोड डी प्रोटीन जो है, जो सॉइल में सीक्रेट किया ये राइजोबियम बैक्टीरिया इनएक्टिव स्टेट में, अब ये नोड डी प्रोटीन किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, हम लोग बोलेंगे इस कीमो अट्रैक्टेंट के साथ, या हम लोग बोलेंगे फ्लेवोनॉइड कंपाउंड के साथ, या हम लोग बोलेंगे किसके साथ, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के साथ। अब जैसे ये कंबाइन करेगा तो हम लोग बोलेंगे ये जो नोड डी प्रोटीन है ना, वो नोड डी प्रोटीन क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एक्टिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, देखना मैंने बताया है। अब एक्टिव होने के बाद ये नोड डी प्रोटीन फिर से कहां चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। ठीक है, अब राइजोबियम बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में जब ये एक्टिव नोड डी प्रोटीन जब जाएगा, तब ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे एक फैक्टर को बनवाएगा। उस फैक्टर का नाम क्या है, उस फैक्टर का नाम हम लोग बोलेंगे नोड फैक्टर। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे नोड्यूलेशन फैक्टर। ठीक है, या केमिकली इस फैक्टर का नाम क्या हम लोग बोलेंगे लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स। कैसे बनाएंगे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया। अब ये जो लिपोकाइटिन और ओलिगोसैकेराइड्स है, ये जो नोड फैक्टर है, ये नोड फैक्टर को ये बैक्टीरिया फिर से कहां सीक्रेट कर देगा, हम लोग बोलेंगे सॉइल में सीक्रेट कर देगा। ये था हम लोग बोलेंगे सीक्वेंशियल इवेंट नंबर 3। अब इसके बाद क्या होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंशियल इवेंट, क्या चीज हम लोग बोलेंगे इवेंट नंबर 4, किसका, नोड्यूल फॉर्मेशन का। अब देखो क्या होगा, समझना। ठीक है, अब क्या होगा, देखो ध्यान से, ये जो नोड फैक्टर या नोडुलेशन फैक्टर या लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, अब ये जब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, तो इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को याद रखना है, प्लांट का जो लिग्यूमिनस प्लांट का जो रूट हेयर का जो सेल्स होता है, जिसको बोलते हैं एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, इस एपिडर्मल सेल के, याद रखना है, इस एपिडर्मल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होगा। देखो ध्यान से, मैं इसमें दिखा रहा हूं। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ये पोर्शन को, ये सब पोर्शन को मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होगा। देखो ध्यान से, ये वाला। ठीक है, ये रिसेप्टर्स है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर्स है। यहाँ भी होगा, मैं केवल इसमें दिखा रहा हूँ। एपिडर्मल सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या रूट हेयर सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होगा, रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। उस रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, उस रिसेप्टर को हम लोग बोलेंगे नोड फैक्टर रिसेप्टर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोड फैक्टर रिसेप्टर। नाम से लग रहा है ये रिसेप्टर किससे बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे नोड फैक्टर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा। ये जो नोड फैक्टर को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये लिग्यूमिनस प्लांट में मिल रहा है, इसलिए इसको हम लोग लिग्यूम रिसेप्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिग्यूम रिसेप्टर भी बोलते हैं, याद रखना है। और ये रिसेप्टर क्या हम लोग बोलेंगे, ये एक तरह से हम लोग बोलेंगे काइनेज रिसेप्टर। रिसेप्टर काइनेज के कैटेगरी में आता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिसेप्टर काइनेज भी बोल सकते हैं। ये रिसेप्टर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिसेप्टर काइनेज भी बोल सकते हैं, याद रखना है। तो ये रिसेप्टर का 3 नाम है, पहला नोड फैक्टर रिसेप्टर, दूसरा हम लोग बोलेंगे लिग्यूम रिसेप्टर, तीसरा हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर काइनेज। अब मैं एक चीज बताना चाहता हूं, देखो ध्यान से, इस रिसेप्टर के बारे में मैं अलग से यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं क्या बता रहा हूँ, अभी मैं सिग्नलिंग पाथवे को बता रहा हूँ और कैसे नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है उसको बता रहा हूँ। उसके बाद एक रिसेप्टर को मैं यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखाऊंगा कि मतलब कैसा दिखता है ये रिसेप्टर, क्या क्या इसमें मिलता है। ठीक है, और कैसे करके सिग्नलिंग करता है, और इससे क्या क्या क्वेश्चन CSIR में आया है या आ सकता है। ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा। देखो ध्यान से, अभी यहाँ पर तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, सब सारा का सारा सॉइल में। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अब हम लोग बोलेंगे स्टेप नंबर 4 होगा, किसका, हम लोग बोलेंगे कैसे करके नोड्यूल फॉर्मेशन होता है उसका। स्टेप नंबर 4 में क्या लिखा है मैंने, देखो ध्यान से, बाइंडिंग ऑफ नोड फैक्टर, बाइंडिंग ऑफ नोड फैक्टर या नोडुलेशन फैक्टर, या हम लोग बोलेंगे लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स, लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं, विद द नोड फैक्टर रिसेप्टर, विद द नोड फैक्टर रिसेप्टर। ठीक है, याद रखना, जो कि कहां प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे एपिडर्मल सेल्स या रूट हेयर सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे नोड फैक्टर को मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं। ठीक है, ऐसे करके दिखा रहा हूं। ये सब क्या हम लोग बोलेंगे नोड फैक्टर या क्या है, नोडुलेशन फैक्टर। ये क्या चीज है, लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है।
तो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल देखो ध्यान से, ये अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है, ठीक है। जैसे ही रिसेप्टर से ये बाइंड करेगा, देखो ध्यान से यहाँ पर समझना है, जैसे ही अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो इसका जो रिसेप्टर है ना, वो रिसेप्टर क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का साइन का मतलब क्या हो गया, रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इस एपिडर्मल सेल्स के साइटोप्लाज्म में, देखो ध्यान से, ये जो एपिडर्मल सेल्स का साइटोप्लाज्म है ना, ठीक है, ये तो साइटोप्लाज्म ही है, इसमें क्या चलेगा, हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग पाथवे चलेगा, ठीक है। इसमें क्या चलेगा, हम लोग बोलेंगे एक सिग्नलिंग पाथवे चलेगा, देखो ध्यान से, क्या चलेगा, हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग पाथवे चलेगा। और इस सिग्नलिंग पाथवे को हम लोग क्या बोलेंगे, इस सिग्नलिंग पाथवे को हम लोग बोलेंगे नोड फैक्टर सिग्नलिंग पाथवे। क्या बोलेंगे इसको, हम लोग इसको बोलेंगे नोड फैक्टर सिग्नलिंग पाथवे। देखो भाई मैंने यहाँ पे लिखा है नोड फैक्टर सिग्नलिंग पाथवे, या ये जो सिग्नलिंग पाथवे चूंकि सेल के अंदर चल रहा है, इसीलिए इसको हम लोग मोर मतलब और अच्छे टर्म से क्या बोल सकते हैं, इंट्रासेल्यूलर सिग्नलिंग पाथवे भी बोल सकते हैं, या नोड फैक्टर सिग्नलिंग पाथवे भी बोल सकते हैं। जो कहां चल रहा है, हम लोग बोलेंगे एपिडर्मल सेल्स, या हम लोग बोलेंगे रूट हेयर सेल्स के अंदर चल रहा है। कब चल रहा है, जब हम लोग बोलेंगे ये जो नोड फैक्टर रिसेप्टर है, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है एपिडर्मल सेल या रूट हेयर सेल्स के, वो जब किससे बाइंड किया, हम लोग बोलेंगे नोड फैक्टर से या नोडुलेशन फैक्टर से या लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स से बाइंड किया, जिसको हम लोग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। तब जाके ये रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ। अब रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद इसके साइटोप्लाज्म में, रूट हेयर सेल्स के साइटोप्लाज्म में एक सिग्नलिंग पाथवे चलेगा, जिसको बोलेंगे इंट्रासेल्यूलर सिग्नलिंग पाथवे, या इसको हम लोग बोलेंगे नोड फैक्टर सिग्नलिंग पाथवे। अब ये नोड फैक्टर सिग्नलिंग पाथवे की वजह से ही, याद रखना, इसी पाथवे की वजह से ही सबसे पहला यहाँ पर क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, हम लोग बोलेंगे नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। याद रखना सबसे पहला क्या होगा, इसी सिग्नलिंग पाथवे की वजह से, मैं बताऊंगा कैसे करके हो रहा है। इसी सिग्नलिंग पाथवे की वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो कॉर्टिकल सेल्स है जस्ट इन फ्रंट ऑफ जाइलम, उसमें क्या चीज होगा, हम लोग बोलेंगे डिवीजन होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा, आउटग्रोथ बनेगा, और उस आउटग्रोथ को हम लोग क्या बोलेंगे, नोड्यूल बोलेंगे, ठीक है। तो कैसे करके नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा, ये मैं अभी बताने वाला हूँ। अब इसी टाइम पे जब ये नोडुल का फॉर्मेशन होता है, उसी टाइम पे हम लोग बोलेंगे इसी सिग्नलिंग पाथवे की वजह से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो रूट हेयर है ना, वो ऐसा करके कर्ल कर जाएगा और कंपार्टमेंटलाइजेशन होगा। क्या होगा मैं बताऊंगा। और उसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे जैसी कर्लिंग हो जाएगा रूट हेयर का, ठीक है, और कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद इंफेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन होगा और इसका इलोंगेशन होगा। उसके बाद हम लोग बोलेंगे सिम्बायोसोम फॉर्मेशन होगा, उसके बाद हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। तो यहाँ सिम्बायोसोम फॉर्मेशन तक याद रखना है, किसकी वजह से हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ये नोड फैक्टर सिग्नलिंग पाथवे की वजह से हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर क्या बताने जा रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि कैसे करके सिग्नलिंग पाथवे से क्या चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, नोड्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। किस मतलब जस्ट इन फ्रंट ऑफ जाइलम जो कॉर्टिकल सेल्स है वो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे अपना नंबर को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाता है, ठीक है, वही मैं बताने जा रहा हूँ। देखना ध्यान से, समझना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, ये जो इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग पाथवे है ना, ठीक है, इस पाथवे की वजह से, यहाँ पर देखो, इस पाथवे की वजह से क्या होगा, ये जो एपिडर्मल सेल्स है ना, ठीक है, इस एपिडर्मल सेल्स में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कैल्शियम का जो लेवल है ना वो एकाएक बढ़ जाएगा, ठीक है। कैल्शियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एकाएक बढ़ जाएगा, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम स्पाइकिंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कैल्शियम स्पाइकिंग। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि ये इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग पाथवे की वजह से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो सेल है रूट हेयर सेल्स में क्या होगा, कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होने लगेगा। कैल्शियम आयन का जो लेवल है वो एकाएक क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, और इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे, कैल्शियम स्पाइकिंग बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम स्पाइकिंग है ना, ये कैल्शियम स्पाइकिंग हम लोग बोलेंगे, ध्यान से देखना, ये कैल्शियम स्पाइकिंग किसमें देखा जाएगा, किसमें भी देखा जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये जो कॉर्टिकल सेल्स है ना, ये सब जो कॉर्टिकल सेल्स है ना, इसके अंदर भी क्या क्या देखा जाएगा, हम लोग बोलेंगे इस सिग्नलिंग पाथवे की वजह से क्या होगा, कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। किसके अंदर, हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल सेल्स के भी अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखना ध्यान से, मैं यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ कि ये इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग पाथवे की वजह से क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, कहाँ, एपिडर्मल सेल्स के अंदर, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसको बोलते हैं कैल्शियम स्पाइकिंग, ठीक है। अब दूसरा देखो ध्यान से, इस इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग पाथवे की वजह से हम लोग बोलेंगे ये जो कॉर्टिकल सेल्स है ना, इसके अंदर भी क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, बढ़ गया, ठीक है। तो अब ये जो इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वही क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे नोड्यूल का फॉर्मेशन कराएगा। कैसे, तो देखो मैं यहाँ पर ये एक कॉर्टिकल सेल को यहाँ पर मैं मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, बस एक कॉर्टिकल सेल को मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं बस एक कॉर्टिकल सेल को क्या कर रहा हूँ, मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ। देखना ध्यान से, समझना बहुत आसान है, देखो ध्यान से,
ठीक है। ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ क्या चीज, कॉर्टिकल सेल। देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये है कॉर्टिकल सेल है, बस ये कॉर्टिकल सेल को दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज है, कॉर्टिकल सेल है। ठीक है, कैसे करके अपना नंबर को बढ़ाता है। तो इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग पाथवे की वजह से इस तरफ कौन सा सेल होगा, इस तरफ हम लोग बोलेंगे एपिडर्मल सेल्स हो गया, रूट हेयर सेल्स हो गया, इसको मैं नहीं दिखा रहा हूं। इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग पाथवे की वजह से, या हम लोग बोलेंगे नोड फैक्टर सिग्नलिंग पाथवे की वजह से क्या हुआ है, ये जो कॉर्टिकल सेल है ना, इसमें क्या हो गया, इसमें हम लोग बोलेंगे कैल्शियम आयन का लेवल क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे बढ़ गया। ठीक है, याद रखना है। अब जब कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है ना, तब देखो क्या होता है, यहाँ पर समझना, साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे इंक्रीज कर गया। कौन से सेल के अंदर, हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल सेल के अंदर भी, और हम लोग बोलेंगे एपिडर्मल या रूट हेयर सेल के अंदर भी। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो ध्यान से, ये वाला कॉर्टिकल सेल का मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैं कॉर्टिकल सेल का बना रहा हूँ न्यूक्लियस। समझना है यहाँ पर, ये मैं क्या बना रहा हूँ, कॉर्टिकल सेल का बना रहा हूँ न्यूक्लियस। देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, कॉर्टिकल सेल का हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस है। ठीक, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से। अब ये कॉर्टिकल सेल का अगर न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस में याद रखना है, इस न्यूक्लियस में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक जीन प्रेजेंट होगा, उस जीन को क्या बोलते हैं, उस जीन को हम लोग बोलते हैं नोड्यूलिन जीन। इसको हम क्या बोलते हैं, हम लोग नोड्यूलिन जीन, क्या बोलते हैं, नोड्यूलिन जीन बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, ये मैंने कल बताया था। ठीक है, कि प्लांट सेल के अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा, ये नोड्यूल फॉर्मिंग जीन प्रेजेंट होगा, जिसको बोलते हैं नोड्यूलिन जीन। और बैक्टीरिया के अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे नोड्यूल फॉर्मिंग जीन्स प्रेजेंट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, नोड्यूलेशन जीन्स। ये मैंने कल बताया था। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था। तो देखो ध्यान से, ये जो कॉर्टिकल सेल का जो डीएनए है, डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट है, नोड्यूलिन जीन प्रेजेंट है। और भी हम लोग बोलेंगे, और एक जीन प्रेजेंट होता है, जिसका नाम हम लोग बोलेंगे माइटोटिक प्रोमोटिंग फैक्टर जीन। इसका नाम क्या है, माइटोटिक प्रोमोटिंग फैक्टर जीन। एमपीएफ का फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। एमपीएफ का फुल फॉर्म होता है माइटोटिक, ठीक है, माइटोटिक क्या चीज, माइटोटिक प्रोमोटिंग फैक्टर, माइटोटिक प्रोमोटिंग फैक्टर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, माइटोटिक प्रोमोटिंग फैक्टर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो क्या होगा, बहुत आसान है, समझना है यहाँ पर, देखो ध्यान से। ये इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग पाथवे की वजह से क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल सेल के अंदर कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया। ठीक है, तो अब ये जो हाई लेवल ऑफ जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना कैल्शियम आयन का, जिसको बोलते हैं कैल्शियम स्पाइकिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कैल्शियम स्पाइकिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेंस कर लेता है, इसको सेंस कर लेते हैं हम लोग बोलेंगे दो कैल्शियम सेंसिटिव प्रोटीन। पहला जो कैल्शियम सेंसिटिव प्रोटीन होता है ना, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इसको हम लोग बोलेंगे कैल्शियम कैल्मुडुलिन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कैल्शियम कैल्मुडुलिन काइनेज। ठीक है, कैल्शियम कैल्मुडुलिन काइनेज, ये पहला प्रोटीन है। और दूसरा प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे कैल्शियम सेंसिटिव साइक्लोप्स प्रोटीन। ठीक है, साइक्लोप्स प्रोटीन। ठीक है, ये दोनों प्रोटीन है, देखो ध्यान से। ठीक है, क्या पहला प्रोटीन क्या है, हम लोग बोलेंगे कैल्शियम सेंसिटिव कैल्मुडुलिन काइनेज, दूसरा प्रोटीन का नाम क्या है, कैल्शियम सेंसिटिव साइक्लोप्स प्रोटीन। ठीक है, ये दोनों जो प्रोटीन होता है ना, कैल्शियम सेंसिटिव कैल्मुडुलिन काइनेज और हम लोग बोलेंगे कैल्शियम सेंसिटिव साइक्लोप्स काइनेज, ये दोनों प्रोटीन सेल के कॉर्टिकल सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। और ये क्या चीज को सेंस कर लेता है, हम लोग बोलेंगे ये जो कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो बढ़ रहा है ना, उसको सेंस कर लेता है। कहाँ, सेल के साइटोप्लाज्म में। कौन सा सेल, कॉर्टिकल सेल्स का साइटोप्लाज्म में। ठीक है, कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन इस सेल में बढ़ रहा है, कैसे, तो हम लोग बोलेंगे इस सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो उसमें कैल्शियम आयन चैनल प्रेजेंट है, वो खुलता है, खुलने की वजह से हम लोग बोलेंगे कैल्शियम आयन अंदर आता है सेल के, और जिसकी वजह से हम लोग इसको बोलते हैं कैल्शियम इन्फ्लक्स, और उसकी वजह से कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, किसके अंदर, कॉर्टिकल सेल के अंदर। ठीक है, और उसको सेंस कर लेता है, हम लोग बोलेंगे कैल्शियम सेंसिटिव प्रोटीन, जिसका नाम है कैल्शियम सेंसिटिव कैल्मुडुलिन काइनेज और कैल्शियम सेंसिटिव साइक्लोप्स काइनेज। अब देखो ये साइक्लोप्स प्रोटीन। ठीक है, अब देखो ये दोनों प्रोटीन करता क्या है, ध्यान से देखना। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ प्रोटीन 1, ठीक है, और इसको मैं लिख रहा हूँ प्रोटीन 2। ये दोनों कैल्शियम सेंसिटिव प्रोटीन है। ठीक है, इसको मैं ऐसे करके लिख दे रहा हूँ, एक लाइन में क्या लिख रहा हूँ, कैल्शियम सेंसिटिव प्रोटीन। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, कैल्शियम सेंसिटिव प्रोटीन CSP, याद रखना है। ठीक है, तो अब देखो क्या करता है, ये कैल्शियम सेंसिटिव प्रोटीन क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर हम लोग बोलेंगे एक फैक्टर होता है, जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। देखो ध्यान से। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा, ये मान लो क्या चीज, फैक्टर हम लोग बोलेंगे, ये मान लो कौन सा फैक्टर हम लोग बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का कुछ खास नाम है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, नोड फैक्टर रिस्पॉन्सिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं नोड, NOD, नोड फैक्टर क्या चीज, रिस्पॉन्सिव, नोड फैक्टर रिस्पॉन्सिव क्या चीज,
ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, एन नोड फैक्टर रिस्पॉन्सिव ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है, NFRTF, ठीक है। इसी को हम लोग बोलेंगे, ये जो CPF है ना, ठीक है, ये जो मतलब CPF का मतलब है कैल्शियम सेंसिटिव प्रोटीन जो है ना, वो हम लोग बोलेंगे एक्टिव करता है किसको, हम लोग बोलेंगे नोड फैक्टर, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, रिस्पॉन्सिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे जो नोड फैक्टर रिस्पॉन्सिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो हम लोग बोलेंगे नोड्यूलिन जीन के प्रोमोटर से बाइंड करता है या नोड्यूलिन जीन को एक्टिवेट करता है, और हम लोग बोलेंगे क्या करवाता है, इसका ट्रांसक्रिप्शन कराता है, क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे mRNA बनता है। देखो ध्यान से, mRNA बना न्यूक्लियस के अंदर, अब ये mRNA न्यूक्लियस से बाहर आता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में आता है, ट्रांसलेशन होता है, और कौन सा प्रोटीन बनता है, हम लोग बोलेंगे कौन सा प्रोटीन बनेगा, नोड्यूलिन प्रोटीन बनता है, याद रखना है, कौन सा प्रोटीन बनेगा, नोड्यूलिन प्रोटीन बनेगा साइटोप्लाज्म में, किसके साइटोप्लाज्म में, हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो नोड्यूलिन प्रोटीन बना ना, ये नोड्यूलिन प्रोटीन वापस हम लोग बोलेंगे कहां चला जाएगा, फिर से वापस हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद देखो ध्यान से, ये नोड्यूलिन प्रोटीन क्या करेगा, माइटोटिक प्रोमोटिंग फैक्टर का जो जीन है ना, माइटोटिक प्रोमोटिंग फैक्टर का जो जीन है ना, उस जीन का जो प्रोमोटर है ना, उस पे बाइंड कर जाएगा, कौन, नोड्यूलिन प्रोटीन, ठीक है, बाइंड कर जाएगा, मतलब हम लोग बोलेंगे माइटोटिक प्रोमोटिंग फैक्टर के जीन को क्या करेगा, ट्रांसक्राइब कराएगा, ठीक है, मतलब हम लोग बोलेंगे इस जीन का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन होगा, क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे mRNA बनेगा न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, mRNA बनेगा न्यूक्लियस के अंदर। अब ये mRNA फिर न्यूक्लियस से बाहर आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा, क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, कौन सा प्रोटीन बनेगा, हम लोग बोलेंगे माइटोटिक प्रोमोटिंग फैक्टर बनेगा, ठीक है, याद रखना ये प्रोटीन का ही नाम है। अब नाम से लग रही है माइटोटिक प्रोमोटिंग फैक्टर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये वैसा फैक्टर होता है जो क्या चीज को करवाता है, हम लोग बोलेंगे माइटोसिस को करवाता है, किसमें, हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल सेल में, और जब माइटोसिस होगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सेल का नंबर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सेल का नंबर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इंक्रीज होता है, सेल का नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जब सेल का नंबर इंक्रीज होगा तो क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे आउटग्रोथ बनेगा, ठीक है, आउटग्रोथ बनेगा, और इसी आउटग्रोथ को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी आउटग्रोथ को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, नोड्यूल बोलेंगे, ठीक है, इसी आउटग्रोथ को हम लोग क्या बोलेंगे, नोड्यूल बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं कैसे करके मैकेनिज्म हुआ, ठीक है, कि कौन यहां पर बाइंड करा है, कौन यहां पर बाइंड किया, नोड फैक्टर बाइंड किया, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड किया, नोड फैक्टर रिसेप्टर से इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग पाथवे चला, किसके अंदर, हम लोग बोलेंगे रूट हेयर सेल्स के अंदर, एपिडर्मल सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से रूट हेयर सेल्स या एपिडर्मल सेल्स में क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसको बोलते हैं कैल्शियम स्पाइकिंग, ठीक है। अब ध्यान से देखो, उसी तरह हम लोग बोलेंगे जो कॉर्टिकल सेल्स है ना, उस कॉर्टिकल सेल जो जाइलम के इन्फ्रंट जो कॉर्टिकल सेल्स है उसके अंदर भी कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ, मतलब कैल्शियम स्पाइकिंग हुआ, कैल्शियम का लेवल बढ़ गया, और ये हाई लेवल ऑफ कैल्शियम को कौन सेंस किया, देखो ध्यान से, ये कॉर्टिकल सेल के साइटोप्लाज्म में मिलने वाला हम लोग बोलेंगे दो कैल्शियम सेंसिटिव प्रोटीन, जिसको बोलते हैं कैल्शियम सेंसिटिव कैल्मुटिलिन काइनेज, कैल्शियम सेंसिटिव साइक्लोस प्रोटीन, ये हम लोग बोलेंगे कैल्शियम सेंसिटिव प्रोटीन है। अब ये दोनों कैल्शियम सेंसिटिव प्रोटीन क्या करेगा, किसको एक्टिवेट करेगा, देखो ध्यान से, ये किसको एक्टिवेट करता है, ये हम लोग बोलेंगे ये दोनों प्रोटीन एक्टिवेट करता है, किसको, हम लोग बोलेंगे किसको एक्टिवेट करेगा, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, जिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का नाम क्या चीज है, नोड फैक्टर रिस्पॉन्सिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है। जैसे ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हुआ तो नोड्यूलिन जीन के प्रोमोटर से ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, mRNA बनाएगा, फिर साइटोप्लाज्म में क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, उस प्रोटीन को क्या बोलेंगे, नोड्यूलिन प्रोटीन। अब ये नोड्यूलिन प्रोटीन फिर हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, और माइटोटिक प्रोमोटिंग फैक्टर का जो प्रोमोटर है उस पे ये बाइंड कर जाएगा, कौन, नोड्यूलिन प्रोटीन, और ये खुद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करेगा, किसके लिए, माइटोटिक प्रोमोटिंग फैक्टर के लिए, जिसकी वजह से माइटोटिक प्रोमोटिंग फैक्टर का जो जीन है वो उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, mRNA बनेगा न्यूक्लियस के बाहर, फिर ट्रांसलेशन होगा, क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन बनेगा, उस प्रोटीन को क्या बोलेंगे, माइटोटिक प्रोमोटिंग फैक्टर बोलेंगे। नाम से लग रहा है ये वैसा फैक्टर होता है, ये मैं सेल साइकिल में तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, ये वैसा फैक्टर होता है जो क्या करवाता है, हम लोग बोलेंगे माइटोसिस कराता है, और जब भी कभी माइटोसिस होगा तो सेल का नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा, सेल का नंबर अगर इंक्रीज होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, माइटोसिस होगा तो यहाँ पर क्या होगा, सेल का नंबर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल सेल का नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब जब कॉर्टिकल सेल का नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर देखो, तो क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, हम लोग बोलेंगे एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और उस आउटग्रोथ को हम लोग क्या बोलेंगे, उस आउटग्रोथ को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, नोड्यूल, जिसको हम लोग बोलते हैं रूट नोड्यूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो सिग्नलिंग नोड फैक्टर सिग्नलिंग पाथवे जो था, या इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग पाथवे जो था, वो सबसे पहला काम क्या किया, हम लोग बोलेंगे नोड्यूल का फॉर्मेशन कराया, कैसे करके कराया, इस पाथवे के थ्रू कराया, जिसको मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अब याद रखना, जैसे नोड्यूल का फॉर्मेशन इस टाइम पे हो रहा होता है ना, मीन टाइम पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये सब इवेंट्स भी होगा, ये किसकी वजह से हो रहा है, हम लोग बोलेंगे इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग पाथवे की वजह से हो रहा है, कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से हो रहा है, कैल्शियम स्पाइकिंग की वजह से हो रहा है, ठीक है, याद रखना है।
ये नोड्यूल का फॉर्मेशन किसी की वजह से हुआ, कैल्शियम स्पाइकिंग की वजह से। बाकी जितना भी हम लोग बोलेंगे कर्लिंग हो रहा है, रूट हेयर सेल का कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रहा है, इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्मेशन हो रहा है, इसका इलोंगेशन हो रहा है, ठीक है, ये सब और आसिमाइजोम फॉर्मेशन हो रहा है, ये सबके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है हम लोग बोलेंगे इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग पाथवे, या हम लोग बोलेंगे नोड फैक्टर सिग्नलिंग पाथवे, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे कैल्शियम का क्या हुआ, स्पाइकिंग हुआ है। यही हम लोग बोलेंगे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाकी इवेंट्स को करवाने के लिए, ठीक है। तो ये था हम लोग बोलेंगे नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे करके हुआ, किसमें हम लोग बोलेंगे ये रूट में किसका, लेगुमिनस प्लांट का, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या चीज मैं बताने जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर इस रिसेप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये रिसेप्टर का मैं यहाँ पर डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इस रिसेप्टर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसका लोकेशन क्या होता है, और CSIR नेट में क्या क्या क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, उसको मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। इसको मैं मिटाता हूँ और मैं किसके बारे में बताने जा रहा हूँ, नोड फैक्टर रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे करके कर्लिंग हुआ रूट हेयर सेल का और कंपार्टमेंटलाइजेशन हुआ। याद रखना, सबके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, इंट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग पाथवे या नोड फैक्टर सिग्नलिंग पाथवे ही रिस्पॉन्सिबल है, या हम लोग बोलेंगे कैल्शियम स्पाइकिंग रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। क्योंकि इस पाथवे के थ्रू क्या हुआ, कैल्शियम का लेवल बढ़ गया सेल के अंदर, कैसे बढ़ता है इसके बारे में भी मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है। याद रखना, ये भी CSIR नेट में क्वेश्चंस पूछा गया है कि कैल्शियम की स्पाइकिंग कितना सेकंड्स में होगा, या हम लोग बोलेंगे कितना मिनट्स में होगा, ये सब सारा का सारा मैं यहाँ पर बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो भी CSIR नेट में जो क्वेश्चंस आए या आ सकते हैं वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अभी मैं क्या बता रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ नोड फैक्टर रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट में यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो मैं इसको मिटाता हूँ और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ नोड फैक्टर रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ नोड फैक्टर रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। याद रखना, नोड फैक्टर रिसेप्टर का दूसरा नाम क्या है, हम लोग बोलेंगे लाइसिन एम रिसेप्टर लाइक काइनेज, ठीक है। और इसका तीसरा नाम क्या है, इसको हम लोग रिसेप्टर काइनेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका चौथा नाम क्या है, हम लोग बोलेंगे एंट्री रिसेप्टर। ये एग्जाम में पूछा था CSIR नेट में, एंट्री रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको काइनेज रिसेप्टर भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग लिग्यूम रिसेप्टर भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, लिग्यूम रिसेप्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये लिग्यूमिनस प्लांट के ये क्या बोलते हैं, रूट हेयर जो सेल है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, इसीलिए, ठीक है। याद रखना इस चीज को, ठीक है। लाइसिन एम क्यों बोलते हैं ये भी समझ में आएगा। एम का मतलब हो गया मोटिव, लाइसिन का मतलब हो गया लाइसिन रिच एमिनो एसिड, ठीक है। लाइसिन एमिनो एसिड्स का नाम है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, मैं एक रिसेप्टर को यहाँ पर, एक जो रिसेप्टर ना, कौन सा रिसेप्टर, नोड फैक्टर रिसेप्टर, इसको देखो यहाँ पर मैग्नीफाई करके बनाया है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन हम लोग बोलेंगे सेल का क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे प्लांट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या चीज है, प्लांट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इसके ऊपर में क्या होगा, सेल वॉल होगा, जिसको मैं नहीं दिखा रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये वाला पोर्शन सेल वॉल होगा, जिसको मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके होगा। अब ध्यान से देखो, सबसे पहला चीज कि ये जो नोड फैक्टर रिसेप्टर है इसका लोकेशन क्या है, देखो ध्यान से, ये जो नोड फैक्टर रिसेप्टर इसका लोकेशन क्या हम लोग बोलेंगे, इसका लोकेशन क्या हम लोग बोलेंगे, इसका लोकेशन है प्लांट सेल। ये कहाँ मिलेगा, प्लांट सेल में मिलेगा। कहां पर मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे प्लांट सेल के कहा हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे रूट हेयर सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ क्या चीज, रूट हेयर सेल, या क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे एपिडर्मल सेल। क्या बोलेंगे हम लोग, एपिडर्मल सेल बोलेंगे, एपिडर्मल सेल बोलेंगे, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो लोकेशन समझ में आ गया। अब दूसरा देखो, दूसरा हम लोग बोलेंगे ये रिसेप्टर का क्या खासियत है, हम लोग बोलेंगे इसको हम लोग बोलते हैं ये कैसा रिसेप्टर है, ये हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है, ठीक है। कैसा रिसेप्टर हम लोग बोलेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है, याद रखना है। कौन, हम लोग बोलेंगे ये रिसेप्टर, नोड फैक्टर रिसेप्टर। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या चीज हो गया, कि ये रिसेप्टर मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होगा, देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, तो वैसे रिसेप्टर को हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर बोलेंगे, ठीक है, याद रखना है। अब देखो तीसरा मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ये रिसेप्टर कैसा हम लोग बोलेंगे, रिसेप्टर एक तरह से ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है। ये रिसेप्टर क्या हम लोग बोलेंगे, एक तरह से ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का मतलब होगा कोई भी वैसा प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंप्लीटली क्या किया, आसानी से क्या किया, हम लोग बोलेंगे क्रॉस कर गया, ठीक है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रेजेंट है, या हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंप्लीटली क्या हम लोग बोलेंगे एम्बेडेड है, ठीक है। तो ऐसे प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो आप देख सकते हैं ये जो प्रोटीन है ये कंप्लीटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या किया, क्रॉस किया है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कंप्लीटली हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज ए ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। कितना बार देखो ध्यान से यहाँ पर ये मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, याद रखें ये एक ही बार मेम्ब्रेन को क्रॉस किया ऐसे करके, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल पास, क्या बोलेंगे, सिंगल पास प्रोटीन, ठीक है। अगर एक बार क्रॉस करता तो सिंगल पास, अगर दो बार क्रॉस करता तो डबल पास, अगर दो से ज्यादा क्रॉस करता तो हम लोग बोलते हैं मल्टी पास। तो ये चूंकि एक ही बार क्रॉस किया, देखो ध्यान से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है, इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब लिपिड बाइलेयर को, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल पास प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज तो समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से यहाँ पर समझना है,
ये नोड फैक्टर रिसेप्टर होता है ना, इसका हम लोग बोलेंगे दो पार्ट होता है, ठीक है। एक पार्ट जो बाहर की तरफ एक्सपोज है टुवर्ड्स द सॉइल, ठीक है, ये जो पार्ट इसको हम लोग बोले चूंकि बाहर की तरफ, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर, क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन बोलेंगे। देखो ध्यान से, ये बाहर की तरफ है, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन है ना, इसमें क्या मिलेगा हम लोग बोलेंगे, इसमें लाइसिन एमिनो एसिड्स मिलेगा। क्या मिलेगा, लाइसिन एमिनो एसिड्स। तो ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, ये लाइसिन एमिनो एसिड्स है। और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, बाइंडिंग साइट है, ठीक है। तो इसको हम लोग, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर लाइसिन एम डोमेन। लाइसिन एम का मतलब हो गया मोटिव डोमेन, ठीक है, लाइसिन एम मोटिव डोमेन। क्यों इसको हम लोग एक्स्ट्रा सेल्यूलर लाइसिन एम डोमेन बोल रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग बोलेंगे सेल के बाहर मिलेगा टुवर्ड्स द सॉइल, ठीक है। इसके पास बाइंडिंग साइट होगा, ठीक है, जिससे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड करेगा। और इसके पास क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लाइसिन एमिनो एसिड्स रहेगा, प्रेजेंट होगा, या लाइसिन रिच एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होता है कहाँ, हम लोग बोलेंगे इसके एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन में। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर लाइसिन एम डोमेन, याद रखना है। और यही एक्स्ट्रा सेल्यूलर लाइसिन एम डोमेन का काम क्या है, यही एक्स्ट्रा सेल्यूलर लाइसिन एम डोमेन का काम है किसको रिकॉग्नाइज करना, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, मतलब नोड फैक्टर, या हम लोग बोलेंगे नोडुलेशन फैक्टर, या लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स को रिकॉग्नाइज करना किसका काम है, हम लोग बोलेंगे ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर लाइसिन एम डोमेन का काम है, याद रखना है। अब दूसरा डोमेन का नाम क्या है, देखो ध्यान से, दूसरा डोमेन देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल के बाहर का पोर्शन है। तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, सेल के अंदर का, मतलब ये कौन सा पोर्शन हम लोग बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक पार्ट है ना ये वाला। तो ये वाला पार्ट में देखो साइटोप्लाज्मिक के तरफ जो डोमेन प्रेजेंट होगा, या जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा रिसेप्टर का, नोड फैक्टर रिसेप्टर को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक काइनेज डोमेन। याद रखना, ये जो डोमेन है, ये डोमेन क्या है, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, काइनेज एंजाइम है, ठीक है। ये जो डोमेन है वो कैसा डोमेन हम लोग बोलेंगे, काइनेज एंजाइम है, याद रखना है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक काइनेज डोमेन, ठीक है, याद रखना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस रिसेप्टर को हम लोग दोनों का नाम को मिला के हम लोग क्या इस रिसेप्टर का नाम को निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, ये तो हम लोग जानते हैं, नोड फैक्टर रिसेप्टर बोलते ही हैं। अब इस रिसेप्टर का देखो दूसरा नाम क्या है, लाइसिन एम रिसेप्टर। लाइसिन एम किससे आया, हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर लाइसिन एम डोमेन से आया है, ठीक है। लाइक काइनेज, काइनेज किससे आया, हम लोग बोलेंगे ये जो साइटोप्लाज्मिक काइनेज डोमेन है उससे आया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइसिन एम रिसेप्टर लाइक काइनेज, ठीक है। इसको हम लोग सिंपल रिसेप्टर काइनेज बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर काइनेज डोमेन प्रेजेंट होता है। लिग्यूम रिसेप्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि लिग्यूम प्लांट के रूट हेयर सेल्स में मिलता है। और इसको हम लोग इंट्री रिसेप्टर भी बोलते हैं, याद रखना है। इस रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्री रिसेप्टर भी बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज को आपको दिमाग में रखना है। अब देखो, अब होता क्या है, अब होता क्या है कि जैसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड करेगा किसके साथ, हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लाइसिन एम डोमेन के साथ। तो हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर का जो साइटोप्लाज्मिक काइनेज डोमेन है ना, वो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही एक्टिव होगा तो सेल के अंदर फिर क्या चलेगा, इंट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग पाथवे चलेगा, जो मैंने अभी बताया था। और इसी सिग्नलिंग पाथवे को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड फैक्टर सिग्नलिंग पाथवे भी बोलते हैं। जिसकी वजह से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो एपिडर्मल सेल्स या रूट हेयर सेल्स है ना, इसमें कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा। और कैल्शियम आयन का लेवल एकाएक क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, जिसको बोलते हैं कैल्शियम स्पाइकिंग बोलते हैं या कैल्शियम ऑसिलेशन बोलते हैं, ठीक है। और यही कैल्शियम ऑसिलेशन की वजह से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा, जो मैंने अभी बताया, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर, सॉरी अभी जस्ट मैंने बताया, ठीक है। इस चीज को याद रखना है। तो ये क्या था, हम लोग बोलेंगे ये था नोड फैक्टर रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इतना में से ही क्वेश्चन आएगा, याद रखना है, ठीक है। तो एंट्री रिसेप्टर करके एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ था CSIR नेट में, याद रखना, एक मैचिंग वाला क्वेश्चन आया था। आप क्वेश्चन सॉल्व करना देखना ध्यान से। एंट्री रिसेप्टर वैसा रिसेप्टर होता है जिसके पास दो डोमेन होगा। पहला क्या चीज, एक्स्ट्रा सेलुलर लाइसिन एम डोमेन होगा, दूसरा हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक काइनेज डोमेन होगा, ठीक है। वैसे रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, एंट्री रिसेप्टर के नाम से जानते हैं, याद रखना है। अब देखो, अब मैं दो यहाँ पर कुछ अलग से कुछ इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है, जो कि रिसेप्टर से ही रिलेटेड है, लेकिन उस रिसेप्टर का यहाँ पर नाम कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है। नोड्यूल फॉर्मेशन के टाइम पे कौन सा रिसेप्टर काम करता है, नोड फैक्टर रिसेप्टर काम करता है, याद रखना है, ठीक है। या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं एंट्री रिसेप्टर। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो एंट्री रिसेप्टर करके क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर एंट्री रिसेप्टर आएगा तो तुरंत दिमाग में आना है कि एंट्री रिसेप्टर मतलब नोड फैक्टर रिसेप्टर, मतलब इसके पास क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर लाइसिन एम डोमेन होगा, जिससे कौन बाइंड करेगा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या नोड फैक्टर या नोडुलेशन फैक्टर या लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड मॉलिक्यूल बाइंड करेगा। और साइटोप्लाज्म की तरफ क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक काइनेज डोमेन होगा, ठीक है। मतलब ये दो डोमेन इसमें होगा। तो वैसे रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे रिसेप्टर को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, क्या बोलते हैं, एंट्री रिसेप्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्री रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। अब देखो, यहाँ पर मैं दूसरा एक रिसेप्टर बता रहा हूँ, ये अलग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इसको भी आप अपने नोट्स में लिखना, ठीक है। देखो ध्यान से, ये भी क्वेश्चन आया है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, देखो ध्यान से, ठीक है, जिसको मैं ऐसा दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये भी प्लांट सेल में होता है, देखो ध्यान से।
ये जो रिसेप्टर है ना, इसमें भी देखो ध्यान से, इसमें भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, बस यहाँ तक। और इसमें भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लाइसिन एम डोमेन प्रेजेंट होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी साइटोप्लाज्मिक डोमेन नहीं प्रेजेंट होगा, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऐसा रिसेप्टर जिसके हम लोग बोलेंगे, जिसके पास क्या चीज डोमेन हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर क्या चीज हम लोग बोलेंगे लाइसिन एम डोमेन तो प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन इसके पास, ऐसे रिसेप्टर के पास क्या प्रेजेंट नहीं, हम लोग बोलेंगे नो साइटोप्लाज्मिक क्या चीज हम लोग बोलेंगे काइनेज डोमेन, ठीक है, मतलब ऐसे रिसेप्टर के पास क्या प्रेजेंट नहीं, हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक काइनेज डोमेन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसके पास क्या प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर लाइसिन एम डोमेन प्रेजेंट है, ठीक है, याद रखना, जो कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का क्या करेगा, रिसीव करेगा, ठीक है। तो ऐसे रिसेप्टर को हम लोग बोलते हैं, ऐसे रिसेप्टर का कुछ खास नाम दिया गया है, इस रिसेप्टर को हम लोग बोलते हैं सिग्नलिंग रिसेप्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्नलिंग रिसेप्टर बोलते हैं। ये भी सीएसआईआर नेट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सिग्नलिंग रिसेप्टर और क्या चीज इंट्री रिसेप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, मैचिंग वाला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। बस यहाँ पर याद क्या रखना है कि सिग्नलिंग रिसेप्टर में क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर लाइसिन एम डोमेन होगा, और कोई भी हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक काइनेज डोमेन हम लोग बोलेंगे नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। और एक रिसेप्टर आता है जिसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर मिटा के बताता हूँ, ठीक है। और एक रिसेप्टर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोसिस रिसेप्टर, ठीक है, सिम्बायोसिस रिसेप्टर काइनेज बोलते हैं, इसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर मिटा के मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और एक तीसरा रिसेप्टर, इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है, अपने नोट्स में, इसको मैं ऐसे यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे करके। ये वाला क्या रिसेप्टर था, ये था नोड फैक्टर रिसेप्टर, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था हम लोग बोलेंगे इसका नाम क्या था, एंट्री रिसेप्टर, ठीक है, इसका नाम क्या था, एंट्री रिसेप्टर, ठीक है। और एक रिसेप्टर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, जिसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोसिस रिसेप्टर काइनेज बोलते हैं, ठीक है। ये तीसरा टाइप का रिसेप्टर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोसिस रिसेप्टर काइनेज। तो अब ध्यान से देखो, ये सिम्बायोसिस रिसेप्टर काइनेज में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इसमें भी क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन प्रेजेंट होगा और साइटोप्लाज्मिक काइनेज डोमेन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो देखो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, इसको भी मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है, इसमें मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है, ठीक है, और इस तरफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इस तरफ साइटोप्लाज्म है, इस तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इसका साइटोप्लाज्मिक डोमेन होगा, ठीक है, देखो ध्यान से। तो याद रखना, यहाँ पर सिम्बायोसिस रिसेप्टर काइनेज में भी क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्मिक, याद रखना साइटोप्लाज्मिक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, काइनेज डोमेन तो मिलेगा ही मिलेगा, याद रखना इस चीज को, काइनेज डोमेन तो मिलेगा ही मिलेगा साइटोप्लाज्म की तरफ, ठीक है। बाहर की तरफ क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे बाहर की तरफ क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, याद रखना एक्स्ट्रा सेल्यूलर LLR डोमेन, ठीक है, LLR डोमेन मिलेगा, ठीक है, याद रखना है। तो बाहर की तरफ क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर क्या चीज हम लोग बोलेंगे LLR डोमेन, ठीक है, याद रखना है। और हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म की तरफ क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्मिक क्या चीज हम लोग बोलेंगे काइनेज डोमेन। तो यहाँ पर LLR डोमेन का मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से, LLR डोमेन का मतलब हो गया यहाँ पर जो अमीनो एसिड मिलेगा वो कौन सा अमीनो एसिड मिलेगा, ल्यूसीन रिच डोमेन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर ल्यूसीन रिच डोमेन मिलेगा, किसमें हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट में, किसका हम लोग बोलेंगे सिम्बायोसिस रिसेप्टर काइनेज का। और इसके साइटोप्लाज्म में क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्मिक काइनेज डोमेन तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये तीनों रिसेप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं सीएसआईआर नेट में, मैचिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आप इस कॉन्सेप्ट को देख के आप सॉल्व करना, आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा सीएसआईआर नेट का। और इन फ्यूचर में क्वेश्चन इससे आ सकते हैं 2 नंबर में, ठीक है, कि कौन सा रिसेप्टर में हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक काइनेज डोमेन नहीं प्रेजेंट होता है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ रहेगा, सिग्नलिंग रिसेप्टर, एंट्री रिसेप्टर, सिम्बायोसिस रिसेप्टर काइनेज। तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग रिसेप्टर होगा, याद रखना है, ठीक है। हाँ, लेकिन नोड्यूल के फॉर्मेशन कराने में कौन सा रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, हम लोग बोलेंगे एंट्री रिसेप्टर, जिसका नाम क्या है, जो मैंने अभी बताया, नोड फैक्टर रिसेप्टर, लिग्यूम रिसेप्टर, रिसेप्टर काइनेज, या इसको हम लोग क्या बोले थे, या इसको हम लोग बोले थे क्या बोले थे, क्या बोले थे, एक्स्ट्रा सेलुलर, देखना मैंने यहाँ पे लिखा था एक्स्ट्रा सेलुलर क्या बोले थे, लाइसिन एम लाइक काइनेज, ठीक है, ऐसे करके मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखा था, अब देखना यहाँ पर, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे क्या है, ये हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट है किसका, हम लोग बोलेंगे नोड फैक्टर रिसेप्टर का, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटली खत्म हो गया, कैसे करके नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा ये भी मैंने बता दिया। अब मैं क्या बताऊंगा, इसी सिग्नलिंग पाथवे की वजह से, देख सकते हैं, इसी सिग्नलिंग पाथवे की वजह से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे
अगला इवेंट होगा जिसको क्या बोलते हैं, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर एंड कंपार्टमेंटलाइजेशन। तो ये क्या होता है, इसको मैं यहाँ पर मिटा के बता रहा हूँ कि कर्लिंग ऑफ रूट हेयर एंड कंपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है, ठीक, इसको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद अगला सीक्वेंशियल इवेंट्स को आज खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो याद रखना जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप अपने नोटबुक में, आप अपने लैंग्वेज में इसको एक नोट्स बनाना और डायग्राम के साथ जो भी मैं बना रहा हूँ उस डायग्राम को भी बनाना और उसको स्टडी करना, आपको सब कुछ समझ में आएगा और सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, क्वेश्चंस भी सॉल्व होगा। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना, देखना क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या बताने जा रहा हूँ, अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि इसी सिग्नलिंग पाथवे की वजह से, नोड फैक्टर सिग्नलिंग पाथवे की वजह से पहला नोड्यूल का तो फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कर्लिंग होगा किसका, रूट हेयर का। कैसे करके कर्लिंग होगा, कंपार्टमेंटलाइजेशन होगा। क्या होता है कंपार्टमेंटलाइजेशन, वो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ और मैं बताता हूँ कर्लिंग ऑफ रूट हेयर एंड कंपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे करके कर्लिंग होगा रूट हेयर का बिल्कुल, एंड कंपार्टमेंटलाइजेशन क्या, तो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो मैं सिम्बायोसिस रिसेप्टर काइनेज के बारे में जो मैंने बताया था, ठीक है, इसमें याद रखना जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर जो डोमेन होता है, ठीक है, इसमें याद रखना हम लोग बोलेंगे, इसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे LRR प्रेजेंट होगा, ठीक है। LRR हम लोग बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर LRR डोमेन। मैं क्या बता दिया था, मैंने बता दिया था LLR बताया था, ठीक है। LRR का मतलब हो गया ल्यूसीन, याद रखना है ल्यूसीन। रिच, R का मतलब हो गया रिच और R का मतलब हो गया रिपीट्स, ठीक है, डोमेन होता है, याद रखना, ठीक है। तो इसको आप लोग करेक्शन कर लेना। सिम्बायोटिक रिसेप्टर काइनेज में क्या होगा, जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होगा उसमें क्या होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर LRR डोमेन। इसका मतलब हो गया LRR का फुल फॉर्म क्या होगा, ल्यूसीन रिच रिपीट डोमेन बोलेंगे, ठीक है। तो आप उसको करेक्शन कर लेना। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे क्या चीज, अब हम लोग देखेंगे क्या चीज, अब हम लोग देखेंगे ये कर्लिंग ऑफ रूट हेयर एंड कंपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। देखो क्या होता है, बहुत आसान है, देखना ध्यान से, समझना है। यहाँ पर ये देखो, ये क्या है, एपिडर्मल सेल है ना, ठीक है। मैं इसको एपिडर्मल सेल के सामने क्या है, बहुत सारा बैक्टीरिया होगा। कौन सा बैक्टीरिया हम लोग बोलेंगे, कौन सा बैक्टीरिया हम लोग बोलेंगे, कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, ये सब, ठीक है। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया ही क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज को सीक्रेट कर रहा है, नोड फैक्टर को सीक्रेट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, देखो ध्यान से कि क्या कैसे करके कर्लिंग होता है, और हम लोग बोलेंगे कर्लिंग होता है रूट हेयर का, और हम लोग बोलेंगे कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। कैसे होता है देखो, वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बस हम लोग बोलेंगे, इसको मैं मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, कौन सा सेल को, यहाँ पर रूट हेयर सेल को, ठीक है, ऐसे करके देखो ध्यान से। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये है रूट हेयर का सेल, ऐसे करके, ठीक है। ये क्या चीज है, रूट हेयर का सेल है, देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे गोल्जी बॉडी होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे गोल्जी बॉडी होगा, ठीक है। किसका, हम लोग बोलेंगे रूट हेयर सेल का। इसको हम लोग बोलते हैं रूट हेयर, क्या चीज, हम लोग बोलेंगे सेल बोलेंगे, या क्या बोलेंगे इसको, एपिडर्मल सेल बोलेंगे, ठीक है, याद रखना है। अब ध्यान से देखो, ये जो रूट हेयर सेल है ना, इसके ये तो सेल का मेम्ब्रेन था। ये वाला मैं जो बना रहा हूँ, ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे सेल वॉल है। ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सेल वॉल है, ठीक है। बाहर वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सेल वॉल। अंदर का जो मेम्ब्रेन है वो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या उसको हम लोग बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। किसका, हम लोग बोलेंगे रूट हेयर सेल का, या हम लोग बोलेंगे एपिडर्मल जो सेल है उसका, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इस सेल मेम्ब्रेन में क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर है, ठीक है। यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या चीज है, रिसेप्टर है। ऐसे करके दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ये सब क्या है, रिसेप्टर है। ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, रिसेप्टर है, ठीक है। ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, ये सब रिसेप्टर है। मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, क्या, कौन सा रिसेप्टर, नोड फैक्टर रिसेप्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझना है, यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग। यहाँ पर क्या चीज, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया प्रेजेंट है। कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, देखो ध्यान से, यहाँ पर कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर बहुत सारा राइजोबियम बैक्टीरिया ऐसे करके प्रेजेंट है, ऐसे करके, ठीक है, सोइल में, ठीक है। देखो ध्यान से, क्यों, बिकॉज ऑफ द कीमो अट्रैक्शन। और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया वो क्या निकाला, हम लोग बोलेंगे एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को निकाला, ठीक है। उस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड या नोड फैक्टर, ठीक है, या नोडुलेशन फैक्टर। और ये अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, जिसको बोलते हैं नोड फैक्टर रिसेप्टर, ठीक है। जैसे ही बाइंड करेगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एपिडर्मल सेल के अंदर क्या चलेगा, इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग पाथवे चलेगा, और एकाएक हम लोग बोलेंगे कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, इस सेल के अंदर बढ़ जाएगा, जिसको बोलते हैं कैल्शियम स्पाइकिंग, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है।
अब ये इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे की वजह से हम लोग बोलेंगे पहला नोड्यूल का फॉर्मेशन हुआ, दूसरा हम लोग बोलेंगे ये जो हम लोग बोलेंगे रूट हेयर जो होता है वो इलोंगेट कर जाता है और वो क्या कर जाता है हम लोग बोलेंगे ऐसे करके घूम जाता है या कर्ल कर जाता है। ठीक है, तो जैसे ये रूट हेयर कर्ल करेगा, इलोंगेट होगा, कर्ल अगर करेगा तो देखो ध्यान से कर्लिंग के टाइम पे जितना भी बैक्टीरिया यहाँ पर इस पोर्शन में था वो सारा का सारा हम लोग बोलेंगे कहाँ आ जाएगा, एक कंपार्टमेंट में आ जाएगा। क्या मतलब बताने का, देखो ध्यान से बताने का क्या मतलब है, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ऐसे करके देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखना ध्यान से, या एक ही डायग्राम में यहीं पर दिखा दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। अब जब ये कर्ल करेगा, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, इसको मैं बैक्टीरिया को यहाँ पर हटा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस रिसेप्टर को भी मैं यहाँ पर हटा दे रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है, जब ये कर्ल करेगा ये रूट हेयर ऐसे करके देखो ध्यान से, तब यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, देखो ध्यान से, ऐसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, देखो ध्यान से, ये ऐसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा और ये ऐसे दिखेगा, देखो ध्यान से, यही है ना। और यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे, इसके बाहर में क्या होगा, ये वाला क्या होगा हम लोग बोलेंगे, ये वाला क्या होगा, ये होगा सेल वॉल। ठीक है, ऐसे करके देखो ध्यान से, ये क्या होगा हम लोग बोलेंगे, ये होगा सेल वॉल। ये ऐसे ही दिखेगा, देखो कर्ल करेगा तो ऐसे दिखेगा। तो अब यहाँ जैसे ही कर्ल करेगा तो यहाँ पर रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट हो जाएगा, यहाँ पर देखो ध्यान से, ऐसे दिखेगा रिसेप्टर, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ऐसे करके समझाने के लिए। ठीक है, जिसको बोलते हैं नोड फैक्टर रिसेप्टर। और जितना भी बैक्टीरिया यहाँ पर प्रेजेंट था वो बैक्टीरिया कहाँ आ जाएगा, देखो ध्यान से, कंपार्टमेंट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट था जस्ट इसके सामने, वो कहाँ आ गया, देखो ध्यान से, वो आ गया इस कंपार्टमेंट में। ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये सब क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया है। ठीक है, तो कर्लिंग की वजह से क्या हुआ हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, ये कंपार्टमेंट बना। ठीक है, कर्लिंग की वजह से क्या बना, ये वाला क्या बना हम लोग बोलेंगे, कंपार्टमेंट बना। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं क्या चीज, कंपार्टमेंटलाइजेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपार्टमेंटलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, और ये कर्लिंग क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ हम लोग बोलेंगे नोड फैक्टर जब अपने रिसेप्टर से बाइंड किया था, नोड फैक्टर रिसेप्टर से, तब जाके ये जो रूट हेयर सेल है इसमें क्या हुआ था, नोड फैक्टर सिग्नलिंग पाथवे हुआ था, कैल्शियम स्पाइकिंग हुआ था, उसी की वजह से हम लोग बोलेंगे क्या हुआ, रूट हेयर क्या हुआ हम लोग बोलेंगे, इलोंगेट हुआ और वो क्या कर लिया, कर्ल कर लिया। तो जैसे ही कर्लिंग हुआ तो यहाँ पर जो भी बैक्टीरिया इसके सामने में प्रेजेंट था, जैसे ही कर्ल हुआ तो इसके सामने में जो भी प्रेजेंट था वो एक कंपार्टमेंट में आ जाएगा और इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कंपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर हुआ एंड हम लोग बोलेंगे कंपार्टमेंटलाइजेशन हुआ। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे अगला इवेंट है, ये भी किसकी वजह से हुआ है, सिग्नलिंग पाथवे की वजह से हुआ, कैल्शियम स्पाइकिंग की वजह से हुआ। कौन सा सेल में हम लोग बोलेंगे, रूट हेयर सेल में। ठीक है, अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अब क्या होगा हम लोग बोलेंगे, अब क्या होगा, इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्मेशन एंड इट्स इलोंगेशन। इसका क्या मतलब है, तो देखो ध्यान से, अब क्या होगा हम लोग बोलेंगे, इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन होगा और हम लोग बोलेंगे इस वो इन्फेक्शन थ्रेड का इलोंगेशन होगा। तो इन्फेक्शन थ्रेड क्या होता है ये मैं अभी बताने जा रहा हूँ और उसका इलोंगेशन कैसा होता है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ, इस पोर्शन को मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ और मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से, इसके आगे का स्टेप। ठीक है, इसको देखो, इसको मैं मिटा देता हूँ और याद रखना है ये सबसे बाहर का जो सेल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट हेयर सेल, या इसको हम लोग एपिडर्मल सेल बोलते हैं। उसके अंदर का सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्टिकल सेल। उसके और अंदर जाएंगे तो क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे इंडोडर्मिस का लेयर आएगा। उसके और अंदर जाएंगे तो पेरिसाइकिल, और उसके और अंदर जाएंगे तो कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम आएगा। इस चीज को याद रखना। अब देखो ये था हम लोग बोलेंगे ये वाला कर्लिंग एंड कंपार्टमेंटलाइजेशन। अब क्या होगा, इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्मेशन एंड इट्स इलोंगेशन। ये क्या होता है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ इन्फेक्शन थ्रेड का। तो यहाँ पर मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसके बाद वाला डायग्राम को मैं ऊपर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये कौन सा सेल है हम लोग बोलेंगे, ये है हम लोग बोलेंगे कौन सा सेल, ये है हम लोग बोलेंगे कौन सा सेल, एपिडर्मल सेल है। ठीक है, ये इसको हम लोग बोलेंगे रूट हेयर सेल। ऐसे करके हम लोग दिखा सकते हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट हेयर सेल बोलेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रूट हेयर सेल, ये इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल। ठीक है, याद रखना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ हम लोग बोलेंगे, ये सेल का क्या हुआ हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ, कर्लिंग हुआ ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ, इसको ऐसे मैं दिखा देता हूँ सबसे अच्छा। देखो ध्यान से, इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे करके, ताकि आपको समझ में आए, ऐसे करके। ठीक है, कर्लिंग हुआ है। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ। ये वाला पोर्शन क्या हुआ हम लोग बोलेंगे, ये जो पोर्शन मैं बना रहा हूँ ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ये है सेल वॉल। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या हम लोग बोलेंगे, सेल वॉल है। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये वाला पोर्शन क्या हम लोग बोलेंगे, सेल वॉल है, ये वाला। ठीक है, जो मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ वो क्या चीज़ है, सेल वॉल है। और जो ब्लू कलर से जो मेम्ब्रेन है वो कौन सा मेम्ब्रेन है, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। किसका, रूट हेयर सेल का, या हम लोग बोलेंगे किसका, एपिडर्मल सेल का। ठीक है, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पर ये क्या चीज़ है, गोल्जी बॉडी है, ये वाला। किसका, हम लोग बोलेंगे रूट हेयर सेल्स का, या हम लोग बोलेंगे एपिडर्मल सेल का। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, देखो ध्यान से, यहाँ पर बैक्टीरिया है, यहाँ पर क्या बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया।
तो अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया यहाँ पर क्या करता है, ध्यान से देखना, ये कंपार्टमेंट में ये राइजोबियम बैक्टीरिया अगला क्या करेगा, ये राइजोबियम बैक्टीरिया हम लोग बोलेंगे सिक्रीट करते हैं एक एंजाइम को, ठीक है, ये क्या करेगा, एंजाइम को सिक्रीट करेगा, और ये एंजाइम क्या चीज को डिसॉल्व करेगा, हम लोग बोलेंगे सेल वॉल को डिसॉल्व करेगा। तो ये जो एंजाइम को जो सिक्रीट किया ना, उस एंजाइम का नाम है हम लोग बोलेंगे, इस एंजाइम का नाम है हम लोग बोलेंगे सेल्यूलेज। इस एंजाइम का नाम क्या हम लोग बोलेंगे, सेल्यूलेज, याद रखना है, ठीक है। और ये सेल्यूलोज कंपार्टमेंट के अंदर कौन किया, हम लोग बोलेंगे सिक्रीट किया, कौन, राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये सेल्यूलोज क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे, ये क्या करेगा, डिसॉल्व द सेल वॉल, सेल वॉल को क्या कर देगा, हम लोग बोलेंगे डिसॉल्व करेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर क्या है, ये जो सेल वॉल है ना, ये देखो, ये क्या चीज, सेल्यूलेज सिक्रीट किया, तो सेल्यूलेज की वजह से ये जो सेल वॉल है ना, वो सेल वॉल क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे डिसॉल्व कर गया, ठीक है, डिसॉल्व कर गया सेल वॉल। अब जैसे ही सेल वॉल डिसॉल्व करेगा तब देखो क्या होगा, ठीक है, जैसे ही सेल वॉल डिसॉल्व करेगा, जैसे ही सेल वॉल डिसॉल्व करेगा, तो हम लोग बोलेंगे एक फेनोमेनन होगा, उस फेनोमेनन को हम लोग बोलेंगे इनवेजिनेशन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन का मतलब होता है किसी चीज का अंदर जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं इनवेजिनेशन। तब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, उस ट्यूब को हम लोग बोलेंगे इनवेजिनेशन ट्यूब, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे इन्फेक्शन ट्यूब। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फेक्शन ट्यूब, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं क्या लिख रहा हूँ, आईटी। आईटी का मतलब इन्फेक्शन ट्यूब। तो कहां पर फॉर्मेशन होगा, तो देखो ध्यान से, जैसे ही सेल वॉल डिसॉल्व हुआ, ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, ये जो एपिडर्मल सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या होगा, देखो ध्यान से, ये अंदर की तरफ क्या होगा, ऐसे करके फोल्ड हो जाएगा अंदर की तरफ, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। और ये जो अंदर की तरफ फोल्ड हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इनवेजिनेशन बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवेजिनेशन। जिसकी वजह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, उस ट्यूब को हम लोग इनवेजिनेशन ट्यूब भी बोल सकते हैं, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फेक्शन ट्यूब भी बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखना है, कैसे का फॉर्मेशन हुआ, इन्फेक्शन ट्यूब का, देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब जैसे इन्फेक्शन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, तो अभी जो इन्फेक्शन ट्यूब है, इसका क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन होगा। क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इन्फेक्शन ट्यूब का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन होगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ध्यान से, तो इन्फेक्शन ट्यूब भी बोल सकते हैं या इन्फेक्शन थ्रेड भी बोल सकते हैं, दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्मेशन, इसको हम लोग इन्वेजिनेशन ट्यूब भी बोल सकते हैं, या इन्फेक्शन ट्यूब भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन्फेक्शन थ्रेड भी बोल सकते हैं, ट्यूब भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन्फेक्शन थ्रेड भी बोल सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जो इन्फेक्शन थ्रेड है या इन्फेक्शन ट्यूब, उसका इलोंगेशन होगा, तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पर होगा बाय द हेल्प ऑफ गोल्जी बॉडी ऑफ, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कौन सा, जो ये रूट हेयर सेल्स में जो गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है, उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये जो इन्फेक्शन ट्यूब बनाएगा, हम लोग बोलेंगे थ्रेड बनाया, उसका इलोंगेशन होगा। कैसे होगा, तो देखो ध्यान से, ये गोल्जी बॉडी का देखो ध्यान से, कुछ पार्ट यहाँ पर टूटेगा, ठीक है, कुछ पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्जी, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्जी बॉडी वेसाइकल्स, ठीक है, ये पार्ट को क्या बोलेंगे, गोल्जी बॉडी वेसाइकल्स। अब ये गोल्जी बॉडी वेसाइकल्स देखो ध्यान से, ये फ्यूज होगा कहां पर, हम लोग बोलेंगे फ्यूज होगा कहां पर, बेस में। यहाँ पर ये वाला पोर्शन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेस ऑफ द क्या चीज, हम लोग बोलेंगे इन्फेक्शन ट्यूब। तो ये वाला इन्फेक्शन ट्यूब को अगर मैं यहाँ पर ऐसे करके बनाऊं, देखो ध्यान से ऐसे करके मैं बना रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर देखो ध्यान से, वेसाइकल कहां पर आके फ्यूज कर रहा है, यहाँ पर आके फ्यूज कर रहा है, कहां पर आके फ्यूज कर रहा है, बेस में फ्यूज कर रहा है यहाँ पर आके, ठीक है। किसका वेसाइकल, हम लोग बोलेंगे गोल्जी बॉडी का वेसाइकल। तो बट ऑब्वियसली कि इसका जो साइज है, ये जो इन्फेक्शन ट्यूब का साइज है, वो क्या होगा, धीरे धीरे इलोंगेट करेगा, ठीक है। जैसे जैसे गोल्जी बॉडी का जो सेक्रेटरी वेसाइकल है, ठीक है, वो फ्यूज करेगा किसके साथ, हम लोग बोलेंगे बेस ऑफ द इन्फेक्शन ट्यूब, वैसे वैसे इन्फेक्शन ट्यूब का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कैसे करके इलोंगेशन हो, समझ पाया। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे इन्फेक्शन ट्यूब के इलोंगेशन के लिए कौन सा ऑर्गेनल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हम लोग बोलेंगे गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का क्या चीज, हम लोग बोलेंगे गोल्जी बॉडी का जो वेसाइकल होता है, वो वेसाइकल किसके साथ फ्यूज करता है, इन्फेक्शन ट्यूब के, या हम लोग बोलेंगे इन्फेक्शन थ्रेड के बेस के साथ फ्यूज करता है, जिसकी वजह से जैसे जैसे ये फ्यूज करेगा, वैसे वैसे हम लोग बोलेंगे ये जो इन्फेक्शन थ्रेड है, ये इन्फेक्शन थ्रेड का क्या होगा, इलोंगेशन होगा। अब ध्यान से देखो, ये जो इन्फेक्शन थ्रेड है, इसमें क्या चीज प्रेजेंट है, इसमें क्या चीज प्रेजेंट है, इसमें कौन सा बैक्टीरिया घुस गया, हम लोग बोलेंगे इसमें घुस गया राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। तो अब मैं अगला डायग्राम में क्या दिखाऊंगा, ये इन्फेक्शन ट्यूब का क्या चीज, इलोंगेशन दिखाऊंगा, ठीक है, याद रखना है। तो मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ, और मैं क्या दिखा रहा हूँ, इन्फेक्शन ट्यूब का इलोंगेशन दिखा रहा हूँ। तो इस डायग्राम को मैं मिटाता हूँ और इन्फेक्शन ट्यूब का इलोंगेशन को मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया। और इन्फेक्शन ट्यूब कंटेनिंग क्या चीज, हम लोग बोलेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये भी स्टेप हम लोग देख लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग इन्फेक्शन थ्रेड के ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे हो, वो भी हम लोग देख लिए। अब इसका इलोंगेशन कैसे हो रहा है, ये भी हम लोग देख लिए। अब ये इलोंगेशन कहां तक जाएगा, वो हम लोगों को देखना है। उसके बाद सिम्बायोसोम क्या होता है, कैसे करके फॉर्मेशन होता है, वो हम लोगों को देखना है। याद रखना है, इन्फेक्शन ट्यूब में क्या चीज का, इन्फेक्शन थ्रेड के अंदर या ट्यूब के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है,
राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इस चीज को दिमाग में रखना, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं ये बता रहा हूँ कि ये इन्फेक्शन ट्यूब कितना इलोंगेट करेगा और ये कहाँ तक जाएगा, उसका मैं यहाँ पर डायग्राम्स आपको समझाता हूँ। तो मैं ये वाला डायग्राम को मैं मिटाता हूँ और इसके बाद का जो स्टेप है उसको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अब ये इन्फेक्शन ट्यूब कहाँ तक इलोंगेट होगा या इन्फेक्शन थ्रेड कहाँ तक इलोंगेट होगा उसको मैं बता रहा हूँ, देखना ध्यान से, समझना है, बहुत आसान है। ये वाला कौन सा सेल है, ये वाला हम लोग बोलेंगे एपिडर्मल सेल है या हम लोग बोलेंगे रूट हेयर सेल है, ठीक है। यहाँ तक मैं देखो ध्यान से, इसी वाला डायग्राम को मैं यहाँ पर बनाया हूँ, ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि रूट हेयर सेल से फिर और अगर हम लोग अंदर आएंगे तो कौन सा सेल मिलेगा, हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल सेल मिलेगा। कौन सा सेल मिलेगा, कॉर्टिकल सेल मिलेगा, जहां पर नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, इसी कॉर्टिकल सेल में डिवीजन होता है, ये मैंने बताया अभी। अब इसके बाद इससे और अगर हम लोग अंदर आएंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे एक लेयर मिलेगा सेल्स का जिसको हम लोग बोलेंगे इंडोडर्मिस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इंडोडर्मिस लेयर, ठीक है। और अगर अंदर आएंगे तो हम लोग बोलेंगे एक लेयर मिलेगा सेल का जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे पेरिसाइकिल लेयर, ठीक है। और अंदर आएंगे तो क्या मिलेगा, कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम मिलेगा और जाइलम के नीचे क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे कंडक्टिंग टिश्यू फ्लोएम मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो इन्फेक्शन थ्रेड है इसके अंदर क्या चीज है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया है। ये इन्फेक्शन थ्रेड देखो ध्यान से इलोंगेट होगा, ध्यान से देखना, ये इलोंगेट होगा, ये इलोंगेट होते होते देखो ध्यान से, सबसे पहला चीज इलोंगेट होते होते ध्यान से देखो, ये एपिडर्मल सेल से होते हुए, ये एपिडर्मल सेल से होते हुए हम लोग बोलेंगे कहां पहुंचेगा, ये एपिडर्मल सेल से होते हुए देखो ध्यान से ये कहां पहुंचेगा, ये पहुंचेगा कहां, हम लोग बोलेंगे ये पहुंचेगा कौन सा सेल में, हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल सेल के अंदर पहुंचेगा। देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है। ये कहां पहुंच रहा है, हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल सेल के अंदर पहुंच रहा है। कौन, हम लोग बोलेंगे इन्फेक्शन ट्यूब, ठीक है। देख सकते हैं, मतलब जैसे हम लोग बोलेंगे इन्फेक्शन ट्यूब मतलब इलोंगेट होता चला जा रहा है, तो जब ये कॉर्टिकल सेल के पास पहुंचता है तो ये इलोंगेशन ट्यूब क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये ब्रांच इसमें ब्रांचिंग आ जाता है। किसमें, हम लोग बोलेंगे इस हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इन्फेक्शन थ्रेड में, ठीक है। इसमें ब्रांचिंग आ जाता है और जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ईच एंड एवरी ब्रांच ऑफ, हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो इन्फेक्शन ट्यूब है ना उसके पास क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझना है, देखो ध्यान से, ये वाला क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, इन्फेक्शन थ्रेड है, ये ट्यूब है, ठीक है। और ये क्या चीज है, ये जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये है राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया है। तो जैसे ही देखो ध्यान से, जैसे ही हम लोग बोलेंगे, याद रखना जो ब्रांचिंग होता है ना, वो ब्रांचिंग कहाँ पर होगा, हम लोग बोलेंगे जस्ट इन फ्रंट ऑफ जाइलम, ठीक है। क्यों, क्योंकि जाइलम के पास हम लोग बोलेंगे जो कॉर्टिकल सेल है ना, इसमें नोड्यूल का फॉर्मेशन हो चुका है, मतलब ये अपना नंबर को बढ़ा चुका है, ठीक है। और कॉर्टिकल सेल, जाइलम के पास वाला जो कॉर्टिकल सेल है वहीं पर नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि नोड्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है उसके अंदर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये जो कॉर्टिकल सेल के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया, अभी मैं बताऊंगा, और वो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, और वो जो फिक्स नाइट्रोजन है उसको कौन कैरी करता है, जाइलम करता है। इसीलिए जाइलम के सामने क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, इन्फेक्शन जो थ्रेड है इसका ब्रांचिंग होगा, ठीक है, कॉर्टिकल सेल में, और कॉर्टिकल सेल का नंबर यहाँ पर क्या रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा, जिसको बोलेंगे नोड्यूल, ठीक है, जो मैंने पहले बता चुका है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अब क्या होता है, देखो ध्यान से, मैं इसको यहाँ पर मिटा के बताता हूँ, अगला स्टेप यहाँ पर, ये वाला पोर्शन को मैं बता रहा हूँ, ठीक है, देखना ध्यान से, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अगला पोर्शन क्या है, हम लोग बोलेंगे सिम्बायोसोम फॉर्मेशन, ठीक है। अगला पोर्शन क्या है, सिम्बायोसोम फॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर, यहाँ अगला स्टेप सिम्बायोसोम फॉर्मेशन है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो टिप है ना, टिप किसका, हम लोग बोलेंगे ये इन्फेक्शन ट्यूब या इन्फेक्शन थ्रेड का जो टिप है, ये टिप जैसे ही कॉर्टिकल सेल के अंदर पहुंचता है, ये ट्यूब या थ्रेड, इन्फेक्शन थ्रेड, तो ये टिप टूट जाता है, ठीक है। टूटता कैसे है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कॉर्टिकल सेल के साइटोप्लाज्म में कौन रिलीज हो जाता है, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया, ये सब जो बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, वो रिलीज हो जाता है कहाँ, हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल सेल के साइटोप्लाज्म में रिलीज हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि जैसे ही ये इन्फेक्शन थ्रेड कॉर्टिकल सेल्स तक पहुंचता है, कॉर्टिकल सेल्स के साइटोप्लाज्म तक पहुंचता है, तो ये जो टिप होता है इन्फेक्शन थ्रेड का, वो टिप टूट जाता है। टूटने की वजह से हम लोग बोलेंगे इसके अंदर, ये जो इन्फेक्शन थ्रेड के अंदर जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ रिलीज हो जाता है, हम लोग बोलेंगे कॉर्टेक्स, जो कॉर्टिकल सेल है इसके साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो डायग्राम कैसा दिखेगा, देखो ध्यान से, देखो डायग्राम यहाँ पर कैसा दिखेगा, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखना ध्यान से, ये मैं एक कॉर्टिकल सेल को बना रहा हूँ, बस एक कॉर्टिकल सेल को मैं ऐसे करके बना रहा हूँ, देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है, एक कॉर्टिकल सेल को मैं यहाँ पर ऐसे करके बना रहा हूँ, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे एक कॉर्टिकल सेल है, रूट का एक कॉर्टिकल सेल है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, देखो ध्यान से, यहाँ पर इन्फेक्शन थ्रेड जो है उसका टिप क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे टूट गया, ठीक है। इन्फेक्शन थ्रेड या इन्फेक्शन ट्यूब का जो टिप है वो टूट गया,
और यहाँ पर कौन, इसके साइटोप्लाज्म में कौन रिलीज हो गया, हम लोग बोलेंगे ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ग्रुप ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया इसके साइटोप्लाज्म में रिलीज हो गया। किसके साइटोप्लाज्म में, हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल सेल के साइटोप्लाज्म में। ये वाला कौन सा पोर्शन है, कॉर्टिकल सेल का क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये वाला क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये इन्फेक्शन थ्रेड है, या हम लोग बोलेंगे इन्फेक्शन ट्यूब है। देख सकते हैं, इसी को मैं यहाँ पर मैग्नीफाई करके बनाया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर समझना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये बैक्टीरिया जो है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया जो रिलीज हुआ है कहाँ, हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म में। किसके साइटोप्लाज्म में, कॉर्टिकल सेल के साइटोप्लाज्म में। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि ये कैसा सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल है। कौन, हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल सेल। तब ध्यान से देखो, तब यहाँ पर कॉर्टिकल सेल क्या करता है, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर। तब यहाँ पर कॉर्टिकल सेल क्या करता है, ध्यान से देखना, इस राइजोबियम को बचाने के लिए ये कॉर्टिकल सेल क्या कर देता है, इस राइजोबियम को बचाने के लिए यहाँ पर कॉर्टिकल सेल क्या करता है, देखो ध्यान से, इसके चारों तरफ, किसके चारों तरफ हम लोग बोलेंगे, ये जो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया उसके चारों तरफ हम लोग बोलेंगे एक होस्ट मेम्ब्रेन सिक्रीट कर देता है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन को सिक्रीट कर देता है। और ये मेम्ब्रेन किसका होता है, कॉर्टिकल सेल का ही होता है। तो ध्यान से देखो, ये जो मेम्ब्रेन को जैसे ही सिक्रीट किया, कौन, कॉर्टिकल सेल, किसके चारों तरफ, ये जो ग्रुप ऑफ जो राइजोबियम बैक्टीरिया उसके चारों तरफ, कहां पर, साइटोप्लाज्म ऑफ द कॉर्टिकल सेल। तब ध्यान से देखो, ये एक ऑर्गेनल के जैसा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, कहां, कॉर्टिकल सेल के अंदर। और ये जो ऑर्गेनल के जैसा जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ऑर्गेनल लाइक जो स्ट्रक्चर बन रहा है साइटोप्लाज्म में, कॉर्टिकल सेल के अंदर, कंटेनिंग ग्रुप ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया, इसी ऑर्गेनल लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, सिम्बायोसोम बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोसोम, याद रखना है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, सिम्बायोसोम फॉर्मेशन, ठीक है। तो सिम्बायोसोम के अंदर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे, सिम्बायोसोम के अंदर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, ग्रुप ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर हम लोग इस सिम्बायोसोम को, अगर हम लोग यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर इस सिम्बायोसोम को अगर हम लोग मैग्नीफाई करके देखेंगे, ये ऐसे दिखेगा, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये सिम्बायोसोम को मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे सिम्बायोसोम है, याद रखना है, ठीक है। ये एक ऑर्गेनल जैसा स्ट्रक्चर है, कहाँ हम लोग बोलेंगे, कॉर्टिकल सेल के अंदर, कंटेनिंग ग्रुप ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया। और इसके पास क्या हम लोग बोलेंगे, बहुत सारा क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जो कि प्लांट को क्या करके देगा, नाइट्रोजन को फिक्स करके देगा, ठीक है, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलेंगे। तो ये सिम्बायोसोम का जो होस्ट का जो मेम्ब्रेन है ना, ये जो मेम्ब्रेन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन। तो पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये सिम्बायोसोम सेल ऑर्गेनल के जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर मैं क्या बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर देखना थोड़ा सा, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया को क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे फूड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो वो न्यूट्रिशन कौन देगा, हम लोग बोलेंगे वो न्यूट्रिशन देगा, हम लोग बोलेंगे क्या, कौन, हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल सेल, ठीक है। तो कॉर्टिकल सेल में, याद रखना, कॉर्टिकल सेल में हम लोग बोलेंगे क्या होता है, जब भी कभी प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे फूड बनता है, ठीक है। और वो फूड हम लोग बोलेंगे किस फॉर्म में रहता है, हम लोग बोलेंगे सुक्रोज के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो ये सुक्रोज को ये प्लांट क्या करेगा, अपना जो रूट का जो कॉर्टिकल सेल है वहां पर ये सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ सुक्रोज, ठीक है। अब ये सुक्रोज को ये कॉर्टिकल सेल क्या करेगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, हम लोग बोलेंगे ये कन्वर्ट कर देगा मैलेट में, ठीक है, याद रखना कहां पर, ये साइटोप्लाज्म में होगा, किसके साइटोप्लाज्म में, हम लोग बोलेंगे किसके साइटोप्लाज्म में, कॉर्टिकल सेल के साइटोप्लाज्म में। अब ये मैलेट को फिर ये सेल क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा कहां, हम लोग बोलेंगे इस सिम्बायोसोम के अंदर। तो मैलेट कहां आया, मैलेट हम लोग बोलेंगे, ये जो मैलेट फूड का काम करता है किसके लिए, या बैक्टीरिया के लिए। तो ये मैलेट कहां गया, हम लोग बोलेंगे ये आ गया सिम्बायोसोम के अंदर। अब ये मैलेट को क्या करेगा, ये बैक्टीरिया इनटेक करेगा, ठीक है। इनटेक करने के बाद ये बैक्टीरिया का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे इंक्रीज कर जाएगा, ऐसे करके इसका साइज क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे बड़ा हो जाएगा। कि कौन सा बैक्टीरिया का, ये जो क्या बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, उसका साइज क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे इनलार्ज कर जाएगा, ठीक है, इसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तब हम लोग इसको, तब इस राइजोबियम बैक्टीरिया को हम लोग क्या किस नाम से जानेंगे, इसको हम लोग तब किस नाम से जानेंगे, बैक्टीरियोइड के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, बैक्टीरियोइड के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो बैक्टीरियोइड कुछ नहीं है, बैक्टीरियोइड हम लोग बोलेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया ही है, लेकिन जब वो न्यूट्रिशन लेता है कौन, राइजोबियम, ठीक है, और न्यूट्रिशन कौन दिया, कॉर्टिकल सेल दिया, ठीक है, याद रखना है। तो वो बैक्टीरिया जो राइजोबियम बैक्टीरिया जो सिम्बायोसोम के अंदर प्रेजेंट है, वो क्या हो गया, अपना साइज को क्या कर लिया, इनलार्ज कर लिया। तो ये जो इनलार्ज साइज जो बैक्टीरिया अब है राइजोबियम बैक्टीरिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे बैक्टीरियोइड, ठीक है।
अब ये जो बैक्टीरियोइड है ये कुछ नहीं है, यही क्या चीज हम लोग बोलेंगे, राइजोबियम बैक्टीरिया है। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, प्लांट के लिए क्या करेगा, ये नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। ठीक है, और प्लांट इसके बदले में क्या दिया, इसको फूड दिया, किस फॉर्म में दिया, मैलेट के फॉर्म में दिया। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या आता है, देखो ध्यान से यहाँ पर समझना है, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये कैसा बैक्टीरिया होता है, हम लोग बोलेंगे ये बैक्टीरिया होता है एरोबिक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, याद रखना है। और इस राइजोबियम बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम, जिसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, मैंने पढ़ाया है। और ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है ये ऑक्सीजन के प्रति क्या है, बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि ये बैक्टीरिया क्या चीज हम लोग बोलेंगे एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक, याद रखना है। और ये प्लांट में क्या पहुंचेगा, हम लोग बोलेंगे प्लांट में ऑक्सीजन तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, याद रखना है। तो इसका मतलब यहाँ पर का जो इन्वायरमेंट है, कहाँ पर का इन्वायरमेंट, हम लोग बोलेंगे ये जो कॉर्टिकल सेल का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ ऑक्सीजन कहाँ पहुंचेगा, इस कॉर्टिकल सेल के अंदर तो ऑक्सीजन हमेशा आएगा। ठीक है, क्योंकि प्लांट क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये प्लांट क्या है हम लोग बोलेंगे, और ये जो प्लांट है वो क्या हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे अपना एटीपी को बनाएगा, अपना एनर्जी को बनाएगा, याद रखना ये प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पर का कंडीशन या हम लोग बोलेंगे जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एरोबिक हो जाएगा। ठीक है, और ये एरोबिक इन्वायरमेंट को तुरंत हम लोग बोलेंगे, इस ऑक्सीजन को तुरंत हम लोग बोलेंगे सेंस कर लेगा कौन, हम लोग बोलेंगे ये बैक्टीरियोइड, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ये राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन चूंकि लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल है, तो ये हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करेगा, और हम लोग बोलेंगे ये जो सिम्बायोसोम का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं बैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन, उसको भी क्रॉस करेगा ये ऑक्सीजन, और कहां तक पहुंच जाएगा, राइजोबियम बैक्टीरिया तक पहुंच जाएगा या बैक्टीरियोइड तक पहुंच जाएगा। तो बैक्टीरियोइड तक पहुंचेगा तो हम लोग बोलेंगे बैक्टीरियोइड, याद रखना, जो कि राइजोबियम बैक्टीरिया जिसके पास नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, जो क्या करता है हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करता है, अमोनिया में कन्वर्ट करता है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो ये जो एंजाइम होता है वो ऑक्सीजन के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है, तो ये एंजाइम काम नहीं करेगा। तब यहाँ पर क्या होता है, याद रखना, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या किया जाता है, हम लोग बोलेंगे प्लांट सेल के अंदर हम लोग बोलेंगे एक एनएरोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। क्या क्रिएट किया था, हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जाता है। कहाँ हम लोग बोलेंगे, प्लांट सेल में, या हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल सेल में। ठीक है, और ये जो एनएरोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ना, ये दोनों मिलकर क्रिएट करता है, कौन, हम लोग बोलेंगे प्लांट सेल भी, या हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल सेल। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है, मतलब जो राइजोबियम बैक्टीरिया मतलब जो बैक्टीरियोइड है, ये दोनों मिलकर क्या करेगा, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक एनवायरनमेंट को क्रिएट करेगा। क्यों, क्योंकि ये बैक्टीरिया को जो एंजाइम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, वो एनएरोबिक एनवायरनमेंट में ही काम करता है। तो कैसे करके यहाँ पर प्लांट और बैक्टीरिया दोनों मिलकर क्या चीज को क्रिएट करता है, एनएरोबिक एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है, वो मैं यहाँ पर डायग्राम से बताने जा रहा हूँ। क्योंकि एनारोबिक कंडीशन में क्या होगा, नाइट्रोजिनेज एंजाइम काम करेगा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ और मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि कैसे करके कॉर्टिकल सेल के अंदर क्या चीज क्रिएट होगा, हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, ताकि हम लोग बोलेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया का जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है वो क्या कर सके, नाइट्रोजन को फिक्स कर सके। किसके लिए, ये लेगुमिनस प्लांट के लिए। कब, जब ये लेगुमिनस प्लांट में क्या चीज का डेफिशिएंसी हो जाए, नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी हो जाए, जो मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कैसे करके इस कॉर्टिकल सेल के अंदर एनएरोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या चीज के बारे में स्टडी करते हैं, यहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं एक पिगमेंट के बारे में जिसको बोलते हैं लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेगुमिनस हीमोग्लोबिन बोलेंगे। ठीक है, यही लेगुमिनस हीमोग्लोबिन क्या करता है, कॉर्टिकल सेल के अंदर एनएरोबिक एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है। लेकिन ये जो लेग हीमोग्लोबिन है इसको केवल प्लांट का सेल नहीं बनाता है, इसको हम लोग बोलेंगे प्लांट का सेल मतलब कॉर्टिकल सेल, और ये जो बैक्टीरिया है बैक्टीरियोइड या राइजोबियम बैक्टीरिया, वो दोनों मिलकर बनाएगा। ठीक है, कैसे बनाएगा, क्योंकि जब तक ये नहीं बनेगा लेग हीमोग्लोबिन तब तक हम लोग बोलेंगे एनवायरनमेंट एनएरोबिक नहीं होगा। कहाँ, हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल सेल के अंदर। तो कैसे करके ये लेग हीमोग्लोबिन बनेगा, कैसे करके यहाँ का एनवायरनमेंट एनएरोबिक होगा, इसी कॉन्सेप्ट को, इसी मैकेनिज्म को मैं यहाँ पर मिटाकर समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, और ये सब जो भी मैं बता रहा हूँ ये सब सारा का सारा एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ठीक है, और आपको ये सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको मिटाता हूँ और मैं बताता हूँ कैसे करके एनएरोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, कौन, हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल सेल, और हम लोग बोलेंगे बैक्टीरियोइड मतलब राइजोबियम बैक्टीरिया, दोनों मिलकर। ठीक है, देखो वही मैंने लिखा है कि कैसे करके एनएरोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, कहाँ, हम लोग बोलेंगे रूट सेल के कॉर्टेक्स में, या हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल सेल ऑफ रूट में। ठीक है, तो देखो क्या होता है, एक्चुअल में होता क्या है, देखो ध्यान से यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ, ये बनाकर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक कॉर्टिकल सेल को बनाकर यहाँ पर मैं समझा देता हूँ क्या चीज होता है, बहुत आसान है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एक कॉर्टिकल सेल को। ठीक है,
अब ये एक कॉर्टिकल सेल है, तो इसके अंदर क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, इसके अंदर प्रेजेंट है हम लोग बोलेंगे एक ऑर्गेनल जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, सिम्बायोसोम। ये मैंने अभी भी बताया। और ये सिम्बायोसोम का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन, पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये मैंने अभी भी बताया। और इस पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है हम लोग बोलेंगे, लार्ज साइज क्या प्रेजेंट है हम लोग बोलेंगे, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है। और ये लार्ज साइज राइजोबियम बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बैक्टीरियोइड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, बैक्टीरियोइड्स बोल रहे हैं। ठीक है, ये लार्ज साइज क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ हम लोग बोलेंगे इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन लिया, हम लोग बोलेंगे मैलेट। ठीक है, और वो मैलेट कौन प्रोवाइड किया, हम लोग बोलेंगे प्लांट, या हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल सेल। अब देखो क्या होता है, अब याद रखना है कि यहाँ प्लांट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये प्लांट क्या है, इस प्लांट के अंदर ऑक्सीजन अंदर आएगा, मतलब ऑक्सीजन कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा। ठीक है, याद रखना, क्योंकि इस ऑक्सीजन का यूज करके प्लांट क्या करता है, एटीपी का सिंथेसिस करता है। लेकिन अभी प्लांट को क्या चाहिए, नाइट्रोजन को फिक्स, नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है, और नाइट्रोजन को फिक्स कौन कर सकता है, ये बैक्टीरियोइड। ये बैक्टीरियोइड कुछ नहीं, ये बैक्टीरियोइड हम लोग बोलेंगे कौन सा ये है, क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया हम लोग बोलेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया के अंदर क्या चीज है, नाइट्रोजिनियस एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। नाइट्रोजिनियस एंजाइम कॉम्प्लेक्स, नाइट्रोजिनियस एंजाइम कॉम्प्लेक्स, नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ये क्या चीज है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, बैक्टीरियोइड के अंदर, या आप लोग बोल सकते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, तो ऑक्सीजन याद रखना, ऑक्सीजन कैसा मॉलिक्यूल होता है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन होता है लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल होता है। कैसा मॉलिक्यूल होता है, लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल होता है। मतलब ये आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, आसानी से कहां पहुंचेगा, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरियोइड में, ये पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहां पहुंच जाएगा, हम लोग बोलेंगे सिम्बायोसोम के अंदर। और अगर सिम्बायोसोम के अंदर पहुंचेगा तो ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स इस ऑक्सीजन को सेंस कर लेगा। ये ऑक्सीजन को सेंस कर लेगा तो ये नाइट्रोजन को फिक्सेशन नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या करता है, देखो ध्यान से, प्लांट और बैक्टीरियोइड दोनों मिलकर क्या करता है, हम लोग बोलेंगे एक पिगमेंट को बनाता है। ठीक है, उस पिगमेंट कहाँ बनता है, ये पिगमेंट बनता है, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल ऑफ क्या चीज, कॉर्टिकल सेल। और उस पिगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन का मतलब क्या हो गया, लिग्यूमिनस हीमोग्लोबिन, याद रखना है। ठीक है, अब देखो ये जो लेग हीमोग्लोबिन है ना, इस ये पिगमेंट की वजह से हम लोग बोलेंगे जो नोड्यूल का जो कलर आता है वो कैसा कलर आता है, हम लोग बोलेंगे पिंक कलर आता है, याद रखना है। ठीक है, नोड्यूल का कलर क्या होगा, पिंक होगा। पिंक का मतलब याद रखना है कि वहां पर जो एनवायरनमेंट है वो एनएरोबिक हो चुका होगा नोड्यूल में। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन का फिक्सेशन स्टार्ट हो चुका होगा। तो ये जो लेग हीमोग्लोबिन है जो कहाँ बनता है, साइटोसोल में। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या चीज है, ये वाला पार्ट है, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल ऑफ क्या चीज, कॉर्टिकल सेल। तो इसका हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, इसका दो पार्ट है। पहला पार्ट हम लोग बोलेंगे हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट होता है। ठीक है, वो हीम पार्ट को कौन बनाता है, वो हीम पार्ट को बनाता है ये बैक्टीरिया। कौन बैक्टीरिया, ये राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया देखो क्या किया, ये राइजोबियम बैक्टीरिया कौन सा पार्ट को बनाया, हम लोग बोलेंगे हीम पार्ट को बनाया। और इस हीम पार्ट को कहां सीक्रेट कर दिया, हम लोग बोलेंगे कहां सीक्रेट कर दिया, इस सेल के साइटोसोल में सीक्रेट कर दिया। ठीक है, और ये सीक्रेशन का मतलब ये बता रहा है कि बैक्टीरिया अब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये अब तैयार है क्या चीज को करने के लिए, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। लेकिन ये बैक्टीरिया तभी काम कर पाएगा जब एनवायरनमेंट क्या होगा, एनएरोबिक होगा। तो ये हीम को तुरंत सीक्रेट कर दिया कहां, सेल के साइटोसोल में। ठीक है, तो प्लांट इमीडिएटली क्या किया, हम लोग बोलेंगे जो प्लांट का जो कॉर्टिकल सेल है, वो प्लांट का कॉर्टिकल सेल्स का डीएनए में क्या प्रेजेंट होगा, ग्लोबिन जीन प्रेजेंट होगा। वो तुरंत ही क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ग्लोबिन प्रोटीन को बनाएगा। क्या, कौन सा प्रोटीन को बनाएगा, ग्लोबिन प्रोटीन को बनाएगा। ठीक है, दोनों हीम और ग्लोबिन प्रोटीन किसके द्वारा बनाया गया, हम लोग बोलेंगे प्लांट सेल के द्वारा। प्लांट सेल मतलब कौन सा सेल, कॉर्टिकल सेल। ये दोनों जब मिल जाएगा तो क्या बनेगा, सेल के साइटोप्लाज्म में हम लोग बोलेंगे क्या बन जाएगा, हम लोग बोलेंगे लेग हीमोग्लोबिन बन जाएगा। ठीक है, बन गया। अब देखो ध्यान से, अब हीमोग्लोबिन का काम क्या है, जब ये हीमोग्लोबिन, याद रखना है, ये हीमोग्लोबिन किससे बाइंड करता है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन से बाइंड करता है। ठीक है, याद रखना है। और जैसे ही ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो ऑक्सीजन का हम लोग बोलेंगे डिफ्यूजन नहीं होगा। ऑक्सीजन हम लोग बोलेंगे किस स्टेट में आ जाएगा, इस स्टेट को हम लोग बोलेंगे कौन सा स्टेट, बाउंड स्टेट। जब भी कभी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो उस स्टेट को बोलते हैं बाउंड स्टेट। और इस टाइम पे ऑक्सीजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कर जाएगा। कैसा बाइंड करेगा, तो ये जो बाइंडिंग होता है वो बाइंडिंग याद रखना है, वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे वो बाइंडिंग हम लोग बोलेंगे क्या होता है, वो बाइंडिंग होता है इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, वो बाइंडिंग वो बाइंडिंग इरिवर्सिबल नहीं होता है, वो बाइंडिंग क्या होता है, हम लोग बोलेंगे वो बाइंडिंग रिवर्सिबल होता है। ठीक है, वो बाइंडिंग क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। ठीक है, याद रखना है, ये बाइंडिंग कैसा होता है, रिवर्सिबल होगा। ठीक है, मतलब कुछ समय के लिए क्या किया है, ये ऑक्सीजन से बाइंड किया, कौन, लेग हीमोग्लोबिन। जब तक क्या है, हम लोग बोलेंगे यहाँ का एनवायरनमेंट को एनारोबिक रखना है,
एनएरोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, तब तक ये लेग हीमोग्लोबिन जितना भी ऑक्सीजन आ रहा है सब ऑक्सीजन से क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा, ठीक है। लेकिन जब नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगा तो फिर हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन से ये जो लेग हीमोग्लोबिन है वो अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन फिर से हम लोग बोलेंगे फ्री स्टेट में आ जाएगा। याद रखना इस चीज को। तो देखो यहाँ पर जितना भी ऑक्सीजन आ रहा है ना, सारा का सारा ऑक्सीजन अब किससे बाइंड करेगा, देखो ध्यान से, किससे बाइंड कर जाएगा, हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगा ये ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन किस स्टेट में आ गया, हम लोग बोलेंगे ये आ गया किस स्टेट में, बॉन्ड स्टेट में। बॉन्ड स्टेट में ये कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा तो ये सिम्बायोसोम का जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे वो क्या हो जाएगा, एनएरोबिक हो जाएगा। और जब एनएरोबिक हो जाएगा तो ये सिम्बायोसोम के अंदर जो देखो बैक्टीरियोइड है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे वो क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। मतलब मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करेगा, हम लोग बोलेंगे अमोनिया में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और ये जो अमोनिया बन रहा है वो अमोनिया देखो ध्यान से कॉर्टिकल सेल से होते हुए फिर ये जो फिक्स्ड नाइट्रोजन है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये अमोनिया कहाँ आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे जाइलम में आ जाएगा, जाइलम कंडक्टिंग टिश्यू में आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंट प्लांट्स में जाएगा और प्लांट्स इसको क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे इस अमोनिया को क्या करेगा, प्लांट्स टॉक्सिक अमोनिया को नॉन टॉक्सिक एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगा। ये रूट में भी होगा और हम लोग बोलेंगे शूट में भी होगा। उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे अमोनियम एसिमिलेशन। ये क्या होता है ये मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया कैसे करके ऑक्सीजन क्या हुआ, कैसे करके लेग हीमोग्लोबिन क्या किया, यहाँ पर सिम्बायोसोम के अंदर जो एनवायरनमेंट है उसको एनएरोबिक किया। और वैसे भी तो सोचिए आप, देखो ध्यान से, वैसे भी तो सोचिए कि जब भी कभी हम लोग अगर ब्लड के बारे में बात करेंगे तो ब्लड में क्या होता है, आरबीसी होता है, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और एक हीमोग्लोबिन कितना मॉलिक्यूल से बाइंड करता है, हम लोग बोलेंगे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करता है। तो जब तक ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड है तब तक ये सेल में डिफ्यूज नहीं कर पाएगा, याद करो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है। इसका मतलब जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड रहता है या हम लोग बोलेंगे बाउंड स्टेट में जब प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, ठीक है, तब याद रखना वो कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफ्यूज या क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी वही हो रहा है। लेग हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, इस ऑक्सीजन से बाइंड कर जा रहा है। जैसे ऑक्सीजन से बाइंड कर जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन कहाँ नहीं पहुंच पा रहा है, कहाँ नहीं पहुंच पा रहा है, हम लोग बोलेंगे सिम्बायोसोम के अंदर नहीं पहुंच पा रही है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन किस स्टेट में आ गया, बाउंड स्टेट में आ गया। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट क्या हो गया, एनएरोबिक हो गया। इसका मतलब अब यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। ये फिक्स नाइट्रोजन कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे जाइलम में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि जाइलम में क्या करेगा, फिक्स नाइट्रोजन को क्या करेगा, अलग अलग पार्ट्स में क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, मतलब शूट ऑफ द प्लांट में कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो यही हम लोग बोलेंगे क्या था, मैकेनिज्म था, क्या चीज का, नोड्यूल फॉर्मेशन का। और यहाँ पर देखो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो मैकेनिज्म है ना, ये मैंने अलग से पढ़ाया था। अब देखना ये जो सीरीज ऑफ लेक्चर है उसमें मैंने बताया था मैकेनिज्म कैसे करके नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजनियस एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका एक्शन क्या होता है, मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे करके काम करता है, ये सब सारा का सारा मैंने डिटेल में बताया था। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी वही होगा, ठीक है। तो ये खत्म होता है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज का कॉन्सेप्ट, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन, सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या राइजोबियम लिग्यूम सिम्बायोसिस या रूट नोड्यूल फॉर्मेशन इन लिग्यूमिनस प्लांट बाय राइजोबियम, ठीक है। और जो भी मैंने समझाया वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, उसके बाद फिर ये टॉपिक को हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या चीज़ कि यहाँ पर लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स जो बना था, लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, जिसको हम लोग बोल रहे थे नोड फैक्टर या नोड्यूलेशन फैक्टर, ठीक है। नोड्यूलेशन फैक्टर या नोड फैक्टर का नाम क्या है, लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स। तो केमिकल नेम ये लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स है। ये लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स का नाम लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स क्यों पड़ा, ये हम लोग देखेंगे। और हम लोग देखेंगे जैसे हम लोग बोलेंगे नोड फैक्टर से जब हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं कौन, लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स, या हम लोग बोलेंगे नोड फैक्टर बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर, मतलब नोड फैक्टर रिसेप्टर से, तब जो इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग पाथवे होगा जो मैंने अभी पहले बताया था, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज, नोड्यूल, ये क्या बोलते हैं, नोड्यूल फॉर्मिंग सिग्नलिंग पाथवे जो होगा, ठीक है, या नोड फैक्टर सिग्नलिंग पाथवे जो होगा, उस पाथवे में कैल्शियम आयन का जो स्पाइकिंग होगा वो कैसे करके होता है, कितना सेकंड्स में होता है, क्या चेंजेस आता है, वो सब सारा का सारा हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि क्यों जाइलम के सामने वाला जो कॉर्टिकल सेल होता है वहीं पर हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर इसको मिटा के बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि नोड्यूल का फॉर्मेशन हमेशा जाइलम के सामने ही क्यों होता है, क्यों फ्लोएम के सामने नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता है। बताने का मतलब जो कॉर्टिकल सेल्स का जो डिवीजन है, जब ये कॉर्टिकल सेल डिवाइड करता है तो जाइलम के सामने वाला जो कॉर्टिकल सेल होता है वही डिवाइड करता है, अपना नंबर को बढ़ाता है, आउटग्रोथ बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं रूट नोड्यूल, ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है, देखो
जैसे कि मैंने बताया था कि याद करो, ये जो एपिडर्मल सेल्स है, ये एपिडर्मल सेल्स है, फिर कॉर्टिकल सेल होता है, फिर क्या होता है एंडोडर्मिस सेल होता है, फिर पेरिसाइकिल होता है। ये रूट का हम लोग एनाटॉमी देख रहे हैं, ठीक है। फिर जाइलम होता है, फिर फ्लोएम होता है, याद रखना इस चीज को। तो अब ध्यान से यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये चीज समझना है कि मैंने क्या बताया था कि रूट हेयर सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, नोड फैक्टर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, नोड फैक्टर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ये मैंने बताया था, ठीक है। और यहाँ पर बैक्टीरिया भी तो प्रेजेंट है ना, तो जब ये बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या चीज सीक्रेट किया था, हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, और उस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का नाम क्या था, हम लोग बोलेंगे नोड फैक्टर नाम था, या इसको नोड्यूलेशन फैक्टर भी बोले थे, या लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड बोले थे, या सिंपली सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बोले थे। जब ये बाइंड करता है तभी हम लोग बोलेंगे इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे चलता है, कौन से सेल में, रूट हेयर सेल या एपिडर्मल सेल में, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे कैल्शियम का स्पाइकिंग होता है, और क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, हम लोग बोलेंगे नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, ये मैंने बताया था। तो इसके साथ साथ देखो ध्यान से, जाइलम के सामने नोड्यूल का फॉर्मेशन इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पर देखो, समझो यहाँ पर दो हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक को बोलते हैं साइटोकाइनिन, एक को बोलते हैं इथिलीन। साइटोकाइनिन का काम क्या है, साइटोकाइनिन का काम यह है कि ये सेल डिवीजन को कराता है। तो साइटोकाइनिन देखो, जाइलम के सामने वाला देखो जो कॉर्टिकल सेल है ना, ये वाला, ये सब जो कॉर्टिकल सेल है, ठीक है, जाइलम के सामने वाला, और जाइलम के सामने वाला जो पेरिसाइकिल सेल है, ये वाला, ये क्या बनाता है, हम लोग बोलेंगे ये साइटोकाइनिन को बनाता है, ये भी क्या बनाता है, साइटोकाइनिन को बनाता है, ठीक है। अब ये दोनों साइटोकाइनिन, पेरिसाइकिल से जो साइटोकाइनिन बन रहा है वो कहाँ पहुंचता है, हम लोग बोलेंगे कहाँ पहुंचता है, कॉर्टिकल सेल के अंदर, और कॉर्टिकल सेल के अंदर साइटोकाइनिन ऑलरेडी बन भी रहा है, और साइटोकाइनिन जहां बनेगा वहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सेल का डिवीजन होगा, ठीक है। और सेल का डिवीजन होगा तो सेल का नंबर बढ़ेगा, सेल का नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, आउटग्रोथ बनेगा, आउटग्रोथ होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या होगा, रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा। और ये सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू भी हुआ था, जो मैंने बताया है अभी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर दूसरा जो हार्मोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इथिलीन, ठीक है। ये जो इथिलीन होता है ना, याद रखना है, ये जो इथिलीन होता है ना, ये इथिलीन को कौन सीक्रेट करता है, तो फ्लोएम के सामने वाला जो सेल है, कौन सा सेल हम लोग बोलेंगे, फ्लोएम के सामने वाला जो सेल है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिसाइकिल सेल, ये क्या चीज को बनाता है, इथिलीन को बनाता है। और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे फ्लोएम के सामने वाला जो कॉर्टिकल सेल है वो भी क्या चीज को बनाता है, इथिलीन को बनाता है। और इथिलीन क्या करता है, याद रखना है, इथिलीन का काम क्या चीज है कि यहाँ पर फ्लोएम के सामने वाला जो कॉर्टिकल सेल है उसमें डिवीजन को क्या करना, हम लोग बोलेंगे रोकना, या हम लोग बोलेंगे उसमें ये कॉर्टिकल सेल्स को डिवाइड होने नहीं देना, ठीक है, याद रखना है। ये कौन करता है, हम लोग बोलेंगे इथिलीन। तो जब यहाँ पर कॉर्टिकल सेल डिवाइड होगा ही नहीं तो यहाँ पर फिर नोड्यूल का फॉर्मेशन क्यों होगा, यही कारण है कि फ्लोएम के सामने वाला जो कॉर्टिकल सेल है उसमें नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता है। और वैसे भी नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं भी होना है क्योंकि हम लोग बोलेंगे जाइलम के सामने वाला जो नोड्यूल है वहीं पर क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया, और वहीं पर ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, जो मैंने बताया था। और जो फिक्स नाइट्रोजन होता है, ठीक है, मतलब जो अमोनिया होता है, वो अमोनिया हम लोग बोलेंगे डिलीवर कर दिया जाता है किसमें, जाइलम में, और जाइलम से अमोनिया प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचता है, ठीक है। और फ्लोएम के सामने हम लोग बोलेंगे जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है, इसका मतलब फ्लोएम हम लोग बोलेंगे फिक्स नाइट्रोजन को कैरी नहीं कर सकता है, ठीक है। यही कारण है कि फ्लोएम के सामने वाला जो कॉर्टिकल सेल होता है उसमें हम लोग बोलेंगे नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता है, या कॉर्टिकल सेल का डिवीजन नहीं होता है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। और दूसरा मैंने ये भी लिखा है कि इथिलीन जो हार्मोन होता है ना, जिसको कौन निकाल रहा है, जिसको निकाल रहा है पेरिसाइकिल सेल, और हम लोग बोलेंगे क्या चीज, कॉर्टिकल सेल। ये इथिलीन क्या करता है ना, ये जो रिसेप्टर है, कौन सा रिसेप्टर हम लोग बोलेंगे नोड फैक्टर रिसेप्टर है ना, ये नोड फैक्टर रिसेप्टर को क्या कर देता है, ये हम लोग बोलेंगे इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट का मतलब हो गया इस रिसेप्टर को क्या कर देता है, हम लोग बोलेंगे इसके सेंसिटिविटी को कम कर देता है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग पाथवे चल रहा है, तो उस समय बाकी जो रिसेप्टर है, नोड फैक्टर रिसेप्टर जो लगा हुआ है किसमें, हम लोग बोलेंगे रूट हेयर सेल या एपिडर्मल सेल में, उस रिसेप्टर को क्या होना, हम लोग बोलेंगे इनएक्टिवेट होना है या इनसेंसिटिव होना है, ठीक है। तो वो काम कौन करता है, हम लोग बोलेंगे इथिलीन करता है। तो इथिलीन का दो काम है, पहला फ्लोएम के सामने वाला कॉर्टिकल सेल में डिवीजन को रोकना, मतलब नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं होने देना इन फ्रंट ऑफ फ्लोएम। दूसरा हम लोग बोलेंगे एक बार जब ये पाथवे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद जो भी यहाँ पर देखो सिग्नलिंग पाथवे जब स्टार्ट हो जाता है ना, तो यहाँ पर जितना भी रिसेप्टर बचा, नोड फैक्टर रिसेप्टर, उसको ये क्या कर देता है, हम लोग बोलेंगे इनसेंसिटिव कर देता है, कौन, इथिलीन, ताकि हम लोग बोलेंगे अब फर्दर सिग्नलिंग नहीं हो, याद रखना है। तो ये काम था इथिलीन का, और ये काम था किसका, साइटोकाइनिन का। तो ये खत्म होता है। अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड जो था ना, जिसको हम लोग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बोल रहे हैं या नोड फैक्टर बोल रहे हैं, वो कैसे करके बनता है, इसका नाम क्यों लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड दिया गया, ठीक है। और सिग्नलिंग पाथवे के टाइम पे कैल्शियम स्पाइकिंग हुआ, किसमें, हम लोग बोलेंगे एपिडर्मल सेल के अंदर भी हुआ, ठीक है, और कॉर्टिकल सेल के अंदर भी हुआ। तो कैल्शियम का स्पाइकिंग कैसे करके होता है,
कितना सेकेंड्स में होता है और क्या क्या चेंजेस आता है ये हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है। फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कैसे करके नाइट्रेट का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन होगा, और हम लोग बोलेंगे अमोनिया या अमोनियम आयन का एसिमिलेशन होगा, ठीक है।